सो एमसीक्यूज होंगे, नहीं देंगे तो फिर देना ही है, तो 100 एमसीक्यूज मैं दे दूंगा, कोई नहीं। आईवी फ्लूइड, आईवी लाइन, इसके अलावा फ्लूइड्स जो हमने पढ़े थे, बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूइड डायलिसिस भी दे दें। आओ फिर 100 से ज्यादा मिल जाएंगे फिर तो, हैं? डायलिसिस भी दे देंगे, कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए तो इजी है कि मुझे कम एमसीक्यू चाहिए होंगे और ज्यादा टॉपिक होंगे तो सो ठीक है, डायलिसिस भी पढ़ लेना आपकी इच्छा है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पेरिटोनियल डायलिसिस, और पेरिटोनियल डायलिसिस का जो कुछ आई थिंक टाइप्स या कहां तक लिखा था हमने, प्रोसीजर। सो इसमें क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है नॉर्मल हेमोडायलिसिस से, हेमोडायलिसिस के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को आउट करके एक मशीन के अंदर पुट कर रहे हैं, और मशीन क्या कर रही है, उसको क्लियरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन परफॉर्म कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया था, हेमोडायलिसिस। लेकिन जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लड बॉडी से आउट नहीं होगा, ब्लड बॉडी में ही रहेगा। यहाँ पे जो मेन रोल है वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी एंड जो एब्डोमिनल वॉल है उसका, वो एज ए सेमी परमिबल वर्क करेगी और आपके ब्लड को प्यूरिफाई या फिल्टर करेगी। सो इसके अंदर ये तो हमने लिख लिया था, दिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, प्रोसीजर यहाँ तक लिख लिया था आपने, और आई थिंक लास्ट हमने लिखा था कि वार्म द डायलिसिस फ्लूइड बिफोर इंट्रोड्यूस, एंड उसका रीजन भी हमने लिख लिया था, इट इंक्रीज द यूरिया क्लियरेंस और वी कैन से इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। और ये क्या करेगा, वैसो डायलिसन करके आपके ब्लड को जो है इंक्रीज करेगा एब्डोमिनल वॉल में, और उसकी वजह से जो है ज्यादा एक्सचेंज होगा और इफेक्टिव रहेगा आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। द नेक्स्ट वन इज, ये क्या हो गया, कहां से लिखा आप लोग, ओके कैथेटर, कैथेटर हो गया। सो यहाँ तक हमने लिख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर एक्सचेंज जो हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट है इन्फ्यूज करना, देन उसके बाद वो फ्लूइड कुछ टाइम तक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ड्वेल टाइम, दिस इज नोन एज ड्वेल टाइम, एंड देन उसके बाद फ्लूइड को वापस बाहर निकालना, आउट करना। सो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। इन्फ्यूज की बात करें तो इन्फ्यूज करने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कैथेटर है तो उसमें क्विकली फ्लूइड जो अंदर चला जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ड्वेल टाइम। सो ड्वेल टाइम जो है मिनिमम 10 to 20 मिनट हो सकता है, और मैक्सिमम अप टू 8 आवर्स, और इन सम केसेस ज्यादा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 8 आवर इज द मैक्सिमम टाइम। तो 8 घंटे तक आप रख सकते हैं। जो हम अभी टाइम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डायलिसिस पढ़ेंगे, जहां पे एक सीएपीडी पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस एब्नोरेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, वहां पे इसको कितने टाइम तक रख सकते हैं, 8 आवर्स, 8 घंटे तक रख सकते हैं। फिर इसको हटा देंगे, फिर अगर और करना तो नया फ्लूइड डाल के वापस एक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद ऑस्मोसिस होना लगभग बंद हो जाएगा। ऑस्मोलिटी है वो ब्लड की और इस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी इक्वल हो जाएगी, और उसके बाद इफेक्टिव रेस नहीं आएगा। तो मैक्सिमम टाइम कितना रखते हैं, 8 आवर्स। तो यह लिखा है आई थिंक 10 to 20 मिनट्स टू इन्फ्यूज 2 to 3 लीटर ऑफ डायलिसिस। आप 2 से 3 लीटर फ्लूइड भर देंगे अंदर। कौन से टाइप का सॉल्यूशन यूज करेंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो हम यूज करेंगे। ड्वेल टाइम, सो 20 to 30 मिनट, 10 to 20 लिखा, आई थिंक 20 to 30 मिनट्स टू 8 आवर्स और मोर। सो मैक्सिमम टाइम याद रखना है, नॉर्मली 8 आवर्स तक हम रखते हैं। उसके बाद क्यों नहीं रखते, तो उसका रीजन क्योंकि ऑस्मोलिटी लगभग क्या हो जाएगी, फ्लूइड की इक्वल हो जाएगी, उसके बाद एक्सचेंज होगा नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एंड देन उसके बाद ड्रेनेज बाहर निकालना, इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 to 20 मिनट्स। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू जो पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, यू आर परफॉर्मिंग दिस पेरिटोनियल डायलिसिस, यू इन्फ्यूज्ड नियर बाय, लाइक यहाँ पे 1 मिनट लेते हैं हम कि 2 लीटर, आपने 2000 ml इन्फ्यूज किया। आफ्टर दैट डिफाइंड ड्वेल टाइम के बाद में आपने फ्लूइड को क्या किया, ड्रेन किया। ड्रेन करने के बाद अमाउंट जो वापस बाहर आया वो आ गया कितना, 2000 ml। नाउ नर्स की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, 2 लीटर आपने पुट किया था, ड्रेन किया, वापस कितना आ गया, 2 लीटर आ गया। सो अब क्या करेगी नर्स, ओके है, कोई इशू नहीं है, कुछ इशू है इधर उधर घुमाएगी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, या और कुछ इंप्लीमेंटेशन, यस पोजीशन चेंज करेंगे भाई, फ्लूइड तो ऑलरेडी आ चुका है। सो रिमेंबर दैट हमारा डायलिसिस करने का मेन पर्पज है बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर और एक्सेस जो आपका टॉक्सिन्स और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको आउट करना। अगर आपने 2 लीटर फ्लूइड किया और 2 लीटर ही बाहर आ गया, इट मींस आपका डायलिसिस हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं वहां पे था। सो फ्लूइड व्हिच इज ड्रेनेज फ्लूइड, जो ड्रेनेज फ्लूइड इज ऑलवेज हायर देन द इन्फ्यूज फ्लूइड। जब भी हम डायलिसिस की बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस, तो जो आपने पुट किया इन जो इन्फ्यूज किया उससे हमेशा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर ये इक्वल आता है या लेस आता है, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड आपकी कैविटी में रिटेन किया हुआ है। एंड योर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, यू शुड चेंज द पेशेंट पोजीशन। आप पोजीशन लेटरल पोजीशन देंगे, सो कहीं कैविटी के अंदर अगर डिपॉजिटेड है तो उस कैथेटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। अगर ट्यूब से फ्लो नहीं आ रहा है, ट्यूब इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपर्ली, देन यू विल चेक द किंग ऑफ द कैथेटर। अगर नहीं आ रहा है तो किंग चेक करना है, आ रहा है लेकिन 2 लीटर ही आया, तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद पोजीशन चेंज करनी, क्योंकि फ्लूइड कहीं ना कहीं अंदर रिटेन कर रहा है। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं क्वेश्चन में कि तो आ गया, जितना दिया उतना तो आ गया, तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर वहां आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कलर। सो नॉर्मली कलरलेस होता है, नॉर्मली फ्लूइड जो आता है वो कौन सा होता है, कलरलेस होता है। अगर इस कलर जो ड्रेनेज फ्लूइड है उसका कलर क्लाउडी कलर आता है, कलर जो आता है वो क्लाउडी, धुंधला धुंधला सा गंदा सा फ्लूइड आता है, देन इट इज एन इंडिकेशन फॉर इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन जो होगा वो पेरिटोनियल कैविटी का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनाइटिस। सो कलर भी इंपॉर्टेंट है, चेक करते रहना कि कौन सा कलर है। अगर ये क्लाउडी गंदा सा फ्लूइड आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, द पर्सन इज हैविंग एन इन्फेक्शन व्हिच इज नोन एज पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। एंड मोस्टली यहाँ पे हाइपरटोनिक सलाइन जो डेक्सट्रोज है वो यूज करते हैं। सो डेक्सट्रोज इज यूज्ड टू रिमूव द एक्सेस वाटर। क्लियर, इन्फ्यूजन जो भी आप करेंगे याद रखना है वो कितना किया और आउटपुट कितना आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है। इट शुड बी मोर देन इन्फ्यूज वॉल्यूम, जो अंदर गया है उससे ज्यादा बाहर आना चाहिए, नहीं तो आपका डायलिसिस इफेक्टिव नहीं था। कहीं ना कहीं वो अंदर वॉल्यूम रिटेन कर रहा है, पेशेंट की पोजीशन इमीडिएटली क्या करनी है, चेंज करना है।
है वो करें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। सो बेसिकली डायलिसिस जो है वो हम दो टाइप से कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस को हम बोलते हैं पीडी, शॉर्ट में पीडी, पेरिटोनियल डायलिसिस। इट कैन बी परफॉर्म इन टू टाइप्स, दैट इज CAPD, दैट इज CAPD। क्या होता है CAPD? एंड वन इज CCPD। CAPD दैट इज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड CCPD is the continuous cyclic peritoneal dialysis। तो पहले हम इसका बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद आगे लिखा हुआ सारा हम देख लेंगे। CAPD कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, नाम से लिखा हुआ है कि डायलिसिस तो वही कंटीन्यूअस, बट इसमें एक वर्ड यूज किया गया, वो क्या है? एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी पेशेंट को एम्बुलेशन यानी मूवमेंट कर सकता है, वो घूम सकता है, ठीक है। सो ये जो डायलिसिस होती है इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमने लिखा था वही सेम आप क्या करेंगे, कैथेटर लगाएंगे और सोने कैथेटर या जो भी आपको लगाया उसके थ्रू क्या किया, फ्लूइड इन्फ्यूज किया। इन्फ्यूज करने के बाद जो बोतल थी उसको डिस्कनेक्ट करके कैथेटर को क्लैंप कर दिया। देन मैक्सिमम 8 आवर्स तक फ्लूइड अंदर रह सकता है। सो नाउ द पेशेंट इज अलाउड टू मूव। आप 8 घंटे तक क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आपके 6 घंटे की डायलिसिस 6 घंटे तक घूम सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस कोई इश्यू हमें नहीं है। सो पेशेंट इजीली वॉक कर सकता है विद दैट डायलिसिस फ्लूइड। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आएंगे, कैथेटर लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इज नोन एज कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। बट इन केस ऑफ कंटीन्यूअस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये जो है एक साइकिल भी होती है। साइकिल यानी बार बार क्या होता है इसमें, फ्लूइड अंदर जाता है, एक टाइम फिक्स होता है, उसके बाद वो वापस बाहर आ जाता है। देन उसके बाद नया फ्लूइड जाएगा, फिर कुछ टाइम फिक्स होगा, वो वापस बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए आपको कोई ना कोई असिस्टेंस रखना पड़ेगा, जो बार बार फ्लूइड अंदर डालेगा, बार बार फ्लूइड बाहर आएगा। और ऐसा करने के लिए भी पॉसिबल नहीं है हर बार चेंज करने के लिए ऐसा कुछ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन। पेशेंट को क्या करते हैं, ये मशीन लगा देते हैं और इस मशीन में आप टाइम सेट कर देते हैं। फ्लूइड भर दिया सारा उसमें मशीन में और टाइम लगा दिया कि 2 आवर्स तक ड्वेल टाइम रहेगा। देन उसके बाद मशीन क्या करेगी, 2 घंटे बाद उसको ड्रेन कर देगी। फिर से आपने टाइम जो फ्लूइड लोड किया कि 2 लीटर देना है, तो 2 लीटर अंदर डालेगी, फिर 2 घंटे रहेगा, फिर वो वापस क्या कर देगी, ऑटोमेटिक ड्रेन कर देगी। सो उसमें एक साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। और ये जो हम यूज करते हैं ये मोस्टली हम नाइट में यूज करते हैं, नाइट टाइम। सो पेशेंट सो रहा है, मशीन काम करती रहेगी, जब पेशेंट सुबह उठेगा तब बंद कर देंगे। दिन में पेशेंट आराम से पूरी दम फ्री रहेगा, नाइट टाइम में डायलिसिस क्या रहेगी, इस तरह से चलती रहेगी। तो ये डायलिसिस किस पे डिपेंड, पूरी तरह से मशीन के ऊपर। और ये डायलिसिस में कोई मशीन रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे जब डायलिसिस चलेगा तब एम्बुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो बेड पे रहना पड़ेगा, उसका मशीन लगी हुई है तो जा नहीं सकता इधर उधर। लेकिन यहाँ पे पेशेंट इजीली क्या कर सकता है, एम्बुलेट कर सकता है। ये थोड़ा कॉस्टली होगा क्योंकि इसमें मशीन चाहिए, इसमें कोई मशीन नहीं चाहिए, इवन पेशेंट सेल्फ से भी कर सकता है। बहुत सारे जो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि वो सेल्फ से भी और इवन होम घर पे भी डायलिसिस कर सकते हैं। विद स्टोरेटी कैथेटर लगा रहता है, बस उसको कट करना है, निकालना है, बस और कुछ भी नहीं करना होता। क्लियर? यस। सो इसमें क्या लिखा देखते हैं। फर्स्ट, कंटीन्यूअस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस या इन शॉर्ट इट इज नोन एज CCPD। डायलिसिस रिक्वायर्ड ए पेरिटोनियल साइक्लिक मशीन। इसमें आपको क्या चाहिए होगी, एक साइक्लिक मशीन जो प्रोग्राम होती है ऑलरेडी, और उसमें आप फिक्स कर देते हैं कितने घंटे की देनी है, तो उतने घंटे वो चलाएगी, फिर ऑटोमेटिक वो ड्रेन कर देगी। डायलिसिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 साइकिल डन एट नाइट। 3 साइकिल नाइट में कर दी, 3 आवर्स का या 4 आवर्स का, तो 12 आवर्स का हो जाएगा। एंड विद 1 एंड 8 आवर्स ड्वेल डन इन द मॉर्निंग। आप सुबह एक 8 घंटे का या 4 घंटे जो भी फिक्स आप डॉक्टर बोले उसके अकॉर्डिंग सुबह भी आप कर सकते हैं, फिर पेशेंट फ्री। ये बज रहा है तो क्या बज रहा है ये? हाँ सामने बज रहा हो, कहीं भी बज रहा हो, पर ये शादी का 1 महीना चलेगा। 1 महीना हो गया, इतनी बर्बादी हो रही है, पता नहीं 1 महीने से क्यों बजा रहे हैं वो पता नहीं। तो 2 शादियां तो क्या 1 महीना बजाना जरूरी है? देखो यस, नो नो, इट जो नाइट का है 3 साइकिल है उसका तो टाइम अलग है। इट इज मॉर्निंग, सुबह आपने जब भी स्टार्ट किया 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी करना है, वो सुबह एक साइकिल 8 आवर का होगा जो सुबह से स्टार्ट होगा। नाइट में आप 2 घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, हाँ मशीन में रहेगा। सो मैक्सिमम टाइम 8 आवर्स इसका। और मैंने कल भी बताया था yesterday कि जो ये पेट्रोल डायलिसिस होता है बहुत स्लो होता है, और वो इफेक्ट लाने के लिए आपको इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का साइकिल आपको रन करना होगा, तभी वो इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इफेक्ट पेशेंट में नहीं आएगा। इसलिए आपको एक साइकिल तो कम से कम लंबा चलाना पड़ेगा। नाइट में शॉर्ट शॉर्ट साइकिल कर सकते हैं ताकि पेशेंट अगर रेस्ट करना चाहिए, हटाना भी चाहिए तो 2 घंटे का किया, बीच में गैप रख दिया 3 घंटे का, तो हम उस टाइम हटा सकते हैं। बट ये एक साइकिल लंबा चलेगा कितने घंटे का, 8 घंटे का। यस, हेमोडायलिसिस का 1 साइकिल शुड बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 आवर्स। एक साइकिल 3 से 4 घंटे का होगा, और 1 वीक में 3 साइकिल परफॉर्म करते हैं, 3 टाइम इन अ वीक, एंड इट शुड बी डन 1 साइकिल शुड बी 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे का होगा। हाँ क्या, क्या बोल रहे हो? पेट्रोल डायलिसिस तो डिपेंड करेगा पेशेंट का जो हेमोडायनेमिकली कितना बेस्ट प्रोडक्ट है, कितना है उस पर, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। मोस्टली ये डेली बेसिस पे भी करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत स्लो चलता है, तो इसका तो नंबर फिक्स नहीं कर सकते हम, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यस, 1 cycle should be hemodialysis, it is hemodialysis, 1 cycle equal to 3 to 4 hours, and 1 week is equal to 3 cycle,
3 साइकिल होनी चाहिए एक वीक में, और एक साइकिल में कितने घंटे होने चाहिए? 3 से 4। हीमोडायलिसिस के लिए है, पेट्रोल डायलिसिस का नहीं है। पेट्रोल डायलिसिस के लिए फिक्स करना डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज वेरी स्लो, और इसलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना पॉसिबल। इवन पेशेंट घर पे भी डायलिसिस डेली बेसिस पे लेते रहते हैं, वो खुद भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। देख लिया? तो ये कल कल तो नहीं चलता, परसों तो नहीं चल रहा था, रात को चलाते हैं, अभी दिन में स्टार्ट हो जाता है। सुबह शाम तो ठीक है, पर अभी तो क्लास ले रहे हैं, इनको इतना तो समझना चाहिए। शादी जो होता है, शादी आते ही एक थिंग होती है, लाइक जब आप गाड़ी में बैठे हो और आपके हाथ में स्टीयरिंग है, यू आर ड्राइविंग द कार, यू हैव द स्टीयरिंग इन योर हैंड, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन फिर भी लग रहा है गाड़ी कोई और चला रहा है। होता है ऐसा? लाइक एक हस्बैंड और वाइफ ड्राइव पे गए, हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, वाइफ नियर वाली सीट पे बैठी है। अब गाड़ी का स्पीड 40, ओके, जैसे स्पीड 40 से 50 पे गया, उधर से वो चिल्लाना स्टार्ट, वो बेचारा डर गया, उसने वापस 40 करी, ब्रेकर आ गया, थोड़ा ऐसे जंप हुआ, फिर वो चिल्लाना स्टार्ट, वो बेचारा फिर डर के धीरे धीरे किया। सो वहां पे हो क्या रहा है कि गाड़ी तो वो चला रहा है, बट सारा कंट्रोल किसके पास में? पास वाली सीट के पास में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन जहां पे आपको जाना है वहां पहुंचते पहुंचते हो सकता है 2-4 दिन 10-15 दिन लग जाए। सेम आल्सो इंप्लीमेंटेड ऑन योर लाइफ, ये आपकी लाइफ के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है कि आप मेहनत तो बात कर रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं ड्राइव करने की, बट कंट्रोल कोई और कर रहा है। अब वो और कौन है? वो वाइफ हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और का मतलब आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके एक्स्ट्रा वर्क्स, आपके अदर देन एक्टिविटीज, जो लाइफ स्टडी के अलावा एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, इनको आप नेगेटिव थॉट इतने हमारे माइंड में, चाय पीने चलते हैं, हाँ चलो 4 घंटे हो गए, वो कंट्रोल कर रहा है आपके माइंड को। कहीं और घूमने चला, हाँ चलो, फिर ये आज बीमार हो गया, हाँ चलो सो जाते हैं। लाइक सुबह मैं मॉर्निंग ड्यूटी पे गया और मेरी लिस्ट में 3 स्टाफ थे, तो मैं जैसे गया और मैं पहुंचा तो देखा एक स्टाफ का लिखा हुआ एमएल, मेडिकल लीव। सो फिर मैंने उसको बोला इंचार्ज को, मैंने कहा पता नहीं आजकल ये लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। आई कंप्लीटेड 7 ईयर, नाउ इट इज गोइंग 8, अभी 8वां साल चल रहा है इस एम्स जोधपुर में, अभी तक एक भी बार मेडिकल लीव नहीं लिया मैंने, और मुझे पता भी नहीं कैसे। मैंने उसको पूछा, अगर ऐसा कोई जुगाड़ हो जैसे ले सकते तो बताओ, मैं भी लूं, तो बोला ऐसा जुगाड़ पता नहीं। सो पता नहीं क्यों बीमार होते लोग, या बीमार भी तब होंगे, तो बीमार जब सैटरडे संडे को बीमार नहीं होते, दे ऑलवेज गेट सिक इन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को बिल्कुल वापस आकर बैठ जाएंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ओटी रन करता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। सो दे विल सिक इन मंडे टू फ्राइडे, दे विल टेक सीएल इन मंडे टू फ्राइडे, ऑफ मंडे टू फ्राइडे। सो ऐसे करके 5 दिन छुट्टी, बाकी 2 दिन काम नहीं करना, वैसे तो ड्यूटी, और 7 दिन मजे, काम कुछ होगा नहीं। सो वो कंट्रोल पता नहीं कहाँ है उन लोगों का, ध्यान क्या है, इतने बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। सो ये चीजें जो है लाइफ में, जो मैं बोल रहा हूँ ड्राइविंग वाली भी, अगर आपका भी कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो फिर गोल पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल सिर्फ किसके पास रखना है? नहीं माने तो फाटक खोल दो, लेकिन गाड़ी तो चलेगी तो 100-200 जो है उसी पे चलेगी, और जो करना है कर लो। सो लाइफ में आपको भी यही करना है, कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। जिस दिन कंट्रोल दूसरे को दिया, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, डेस्टिनेशन पता नहीं कहां ले जाएगा। यस, तो ये भी ऐसा ही हो रहा है, कंट्रोल किसी और के पास है यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा, 1 महीने कौन घर पे बैठा रहता है यहाँ पे? नेक्स्ट, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, चले आगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है कंटिन्यूस साइक्लिक पेट्रोल डायलिसिस, जो हम बात करते थे अभी। द स्ट्राइक कैथेटर सिस्टम इज ओपन ओनली फॉर ऑन एंड ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जब हम जो भी ट्यूबिंग्स यूज करेंगे यहाँ पे, जितने भी जो ट्यूबिंग्स जो हम डायलिसिस के लिए यूज करते हैं, वो लिखा है यहाँ पे क्लियरली कि कब ओपन करना है, जब आप प्रोसेसर ऑन करके ऑफ कर रहे हैं उस टाइम ऑन ऑफ करके तब यूज किया, जब हम डायलिसिस नहीं कर रहे हैं तब खोल के नहीं रखना उसको। आपने ऑफ कर दिया, अगली डायलिसिस करने के लिए 1 घंटे का वेट है या 2 घंटे का वेट, खोल के सब रख दिया, अब बाद में आएंगे तब लगाना ही रहेगा, सारा लगा के तैयार रखा है, पेशेंट को बोला 2 घंटे बाद लगाना ही बस। सो उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आएगा। ओटी में भी यही चीज है कि अगर ओटी में केस स्टार्ट होने वाला है, हमें पता है कि लेट स्टार्ट होगा, तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रे जो है वो जल्दी ओपन नहीं करते। और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप ट्रॉली कितने टाइम में लगा सकते हैं, आप 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटा, जो भी टाइम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवाओगे। अब मुझे पता है मेरी ओटी में केस लगेगा 10 साढ़े 10 बजेगी, तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट चाहिए ट्रॉली लगाने के लिए, तो मैं 10-15 पे करवाऊंगा, उससे पहले नहीं होगा। या टाइम लाइन आती है कि अब ये हो गया मतलब इतना टाइम और लगेगा, तो मैं उस टाइम देख के करूंगा। अगर डायलिसिस करा हो गया तो ट्रॉली 1-2 घंटे तक एक्सपोज रहेगी उस एनवायरनमेंट में, उससे क्या हो सकता है, चांस ऑफ इन्फेक्शन। लोग इधर घूमेंगे, वो हाथ टच कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा ही सेम यहाँ पे कि जब प्रोसेस चल रहा है तभी यूज करें, अदरवाइज उसको ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट, यस, काइंड ऑफ प्रेशर, एंड ऑफ कहां ये, और दिस इज डिफरेंट, ई एंड नहीं एंड ऑन एंड, हां, द क्लाइंट डज नॉट नीड टू डू एक्सचेंज ड्यूरिंग द डे। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि या तो डायलिसिस हम नाइट में कंप्लीट कर लेंगे, या फिर अर्ली मॉर्निंग एक साइकिल चला देंगे, फिर दिन में पूरे दिन पर्सन क्या रहेगा, लाइक 12 बजे तक कंप्लीट हो गया तो 12 बजे से लेकर नेक्स्ट रात की 7-8 बजे तक वो पूरा फ्री है, उसमें डे में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन उसके बाद नाइट से जब खाना खा लिया तो 8-10 बजे फिर स्टार्ट कर दो रात को। क्लियर? कुछ नहीं है, सारी चीजें सिंपल से याद रखना। मशीन चाहिए और मशीन प्रोग्राम होती है, जितने घंटे का आपको डायलिसिस करना है वो उसमें सेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली अंदर डालेगी, वापस क्या करेगी, बाहर निकालती रहेगी। जितनी साइकिल आपको करानी है उसमें टाइम डाल दो और उसका साइक्लिक नंबर डाल दो कि 2-3-4, वो उसमें कंटिन्यूसली वो करता रहेगा। ये कंटिन्यूस साइक्लिक पेट्रोल डायलिसिस, इसी के कुछ और भी टाइप्स है इसके अंदर। जैसे आप नाइट में कर रहे हैं तो उसका नाम रख दिया नाइट पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके 2-3 नाम ये लिख लिया। जैसे एक लिखा है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, एक तो था कंटिन्यूसली, आपने पूरी रात भर कंटिन्यूस चला के रखा मशीन को, उस ऑर्डर दे दिया इतने घंटे की साइकिल रखनी है। ठीक है, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मींस बीच बीच में क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। मशीन से ही होगा, सब कुछ प्रोग्राम होगा, पर बीच में क्या रखेंगे, ब्रेक, कि 3 आवर्स का साइकिल, देन उसके बाद 3 आवर का गैप, फिर 3 आवर का साइकिल, फिर 3 आवर का गैप। सो डायलिसिस रिक्वायर्ड अ पेरिटोनियल साइक्लिक मशीन, डायलिसिस नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोसीजर। प्रीवियस वन में कंटिन्यू था, इसमें क्या रहेगा, लाइक 3 आवर्स की आपने डायलिसिस, फिर बोला कि 2 घंटे का गैप रखना है, तो ये 2 आवर्स तक बंद रहेगा, फिर वापस प्रोसीजर 3 आवर्स, देन फिर गैप 2 आवर्स, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। डायलिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर 10 to 14 आवर्स और 3 to 4 टाइम ए वीक। इसमें फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी अलग है, वहां पे डेली बेसिस पे कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ओनली 10 to 14 आवर्स का डायलिसिस होगा, और वो 3 से 4 टाइम ए वीक, एक वीक में 3 से 4 बार। और एक साइकिल कितने घंटे का रखा है इसमें, 10 से 14 घंटे का। अब वो आपको कितने घंटे का गैप रखना है वो आप सेट कर सकते हैं, पेशेंट की स्टेबिलिटी भी देगा, हेमोडायनामिक स्टेबल रहता है कितने कितने घंटे में, वो तो उस हिसाब से मेजर करके रख सकते हैं।
कितने मार्क्स आए कल? हाईएस्ट कितने मार्क्स आए हैं? 54। 54 क्यों भाई? ऐसा कौन सा पेपर बना दिया है? बहुत हार्ड था। हमेशा मैं पहले बोला, हमेशा बोलता रहता हूँ कि कपड़ा कभी छोटा नहीं होता है। आप क्या हो गए हैं? बड़े हो गए, तो अपने आप पे दोष दिया करो। जब आप स्मॉल थे तब स्मॉल साइज लाते थे, अब आप मीडियम हो गए और बोल रहे हो ये स्मॉल साइज वाला तो छोटा हो गया। अपने आप को भी मोटा बोलना सीखो कभी। ये सुनो, ये कपड़ा तो अभी भी स्मॉल ही है, वो साइज किसका बड़ा है? आपका। लेकिन आप फिर भी किसको बोल रहे हैं ये तो छोटा हो गया, बड़ा लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह मैं बड़ा हो गया। सो पेपर तो पता नहीं हार्ड था या सिंपल था, पर आप ये भी बोल सकते हो कि साइज से हम बड़े नहीं थे इसलिए थोड़ा आठ नहीं। यस और नो? चलो कोई नहीं, देखेंगे, पता नहीं क्या बनाया, तो मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने इसका कोई क्वेश्चन आया? आया था? कर लिया था? क्या दिया था? आया नहीं? हाँ? ओके ठीक है, बस नेक्स्ट। अदर टाइप्स, नाइट नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे डायलिसिस सिर्फ नाइट टाइम होगी, डे टाइम में कुछ भी नहीं करेंगे। सो डायलिसिस अगेन रिक्वायर साइक्लिक मशीन। ये सारे किसके सब टाइप है? सीसीपीडी के सब टाइप है सारे। डायलिसिस इज परफॉर्म फॉर 8 to 12 आवर्स ईच नाइट विद नो डे टाइम एक्सचेंज ऑफ ड्यूरेशन। इसमें कंप्लीटली ड्यूरेशन सारा किसमें है? नाइट में। दिन में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ नाइट ओनली। दिस इज नोन एज नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये बस नाम से ही पता चल जाएगा, केवल नाइट में कर रहे हैं तो नाइटली। इंटरमिटेंट यानी 24 आवर्स में आप गैप दे के डायलिसिस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरमिटेंट डायलिसिस। और कंटीन्यूअस मशीन को रन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंटीन्यूअस पेरिटोनियल डायलिसिस। देन इसके बाद है सेकंड टाइप। दूसरा टाइप क्या था? CAPD, कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। और उसमें कोई मशीन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। जो हमने लिखा था उधर ब्रेक लगाएंगे, कैथेटर से डालेंगे, घूमेगा फिरेगा और वापस बाहर निकाल लेंगे। सो आज ये कंप्लीट कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पढ़ के आए? नेफ्रॉन। नेफ्रोटिक इज रिलेटेड टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू यू, क्योंकि आप ही पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ा? पता नहीं, फिर भी नहीं पढ़ा तो क्या करें। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के आया, आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा आज तो, क्योंकि मैं कल सुबह भी सोया था और शाम को भी हॉस्पिटल जाकर सोया था, क्योंकि कल संडे था तो पूरे दिन भर सोया था मैं तो। और रात को तो सोना ही होता है वैसे भी। तो 24 आवर्स स्लिप खाना खाने के लिए बनाने के लिए उठे थे, बाकी कुछ नहीं करते। तो बताना किसको है? आप सबको। नेक्स्ट मूव करें। आप लोग फिर भी नहीं पढ़ते, इतना बोलने के बाद भी कहां पढ़ते आप लोग? कब पढ़ोगे? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस में नेक्स्ट है कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAPD। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। नो साइक्लिक मशीन रिक्वायर्ड, कोई साइक्लिक मशीन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। पेशेंट इजीली क्या कर सकता है? कैन एम्बुलेट ड्यूरिंग डायलिसिस, ड्यूरिंग CAPD, कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। बस बाकी तो याद ही है, 10 से 20 मिनट में अंदर भरना है, 8 घंटे मैक्सिमम रखना है और बाकी वापस 10 to 20 मिनट्स में बाहर निकाल देना है। दिस इज द कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। टाइप कंप्लीट। हटा दें, टाइमिंग लिखा तो था पहले, दैट इन्फ्यूजन टाइम इज 10 to 20 मिनट्स। दिस इज इन्फ्यूज टाइम, अभी तो लिखवाया था। ड्वेल टाइम दैट इज 20 to 30, मिनिमम और मैक्सिमम 8 आवर्स, 20 to 30 मिनट्स to 8 hours. And then ड्रेनेज टाइम, बाहर निकालने का टाइम, अगेन 10 to 20 minutes. And this should be not equal to ड्रेनेज टाइम, ड्रेनेज फ्लूइड, सॉरी, ड्रेनेज फ्लूइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्फ्यूज फ्लूइड। जो अंदर डाला है उससे ज्यादा बाहर आना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। और हाँ, इन्फ्यूज का मतलब तो ये पेरिटोनियल कैविटी है, आपने बेग लगा दिया, इस फ्लूइड को इसके अंदर फिल करने का टाइम कितने टाइम में अंदर भर जाएगा, वो है इन्फ्यूज टाइम। इसमें लगेगा 10 to 20 मिनट्स। ये करने के बाद इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, क्लैंप करके बंद कर दिया। अब ये फ्लूइड एब्डोमेन में कितने टाइम तक प्रेजेंट रहेगा? दैट इज ड्वेल टाइम। अंदर कितने टाइम तक रहेगा? वो क्या रहेगा? ड्वेल टाइम। सो इट इज मैक्सिमम 8 आवर्स। देन ये जब 8 आवर्स कंप्लीट होंगे तो फिर हम कैथेटर लगा के वापस इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज टाइम। क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस। तो हमने अभी लिखा था स्टार्टिंग में, a very common complications of peritoneal dialysis, that is peritonitis, the most common complication of peritoneal dialysis। एंड ये क्वेश्चंस बहुत बार 2-3 बार पूछा है, आई थिंक सबको आता है तो ये। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन की द अर्लीस्ट सिम्टम और साइन जो आपको मिलता है आप पेरिटोनाइटिस तो आंसर होगा द प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ द फ्लूइड, जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा, उसके बाद अदर सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। सो पेरिटोनाइटिस द फर्स्ट साइन इज क्लाउडी ड्रेनेज, लीकेज, जो आपने ट्यूब डाला है वहां से लीक आउट हो सकता है अगर आपने कफ प्रॉपर नहीं लगाया, डेकोन कफ, ब्लीडिंग। सो दीस आर कॉम्प्लिकेशंस। बस एक ही याद रखो मेन, वो है पेरिटोनाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी ऑफ पेरिटोनियम। अपीयरेंस जो है क्लाउडी अपीयरेंस है तो हम क्या बोलेंगे? पेशेंट इज हैविंग पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वाला पेशेंट नहीं देखा, बिल्कुल कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये करते नहीं है। इट इज वेरी स्लो एंड बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको परफॉर्म आप लोग आई थिंक नहीं देख पाओगे, होता ही नहीं है वैसे। बट पढ़ना जरूरी है हमें कि ऐसा भी होता था या कभी किसी एक जगह हो रहा होगा, पता नहीं, पर बहुत रेयर होता है। मोस्टली हम कौन सा करते हैं? हेमोडायलिसिस ओनली। बहुत इफेक्टिव है और बहुत क्विक हो जाता है। इतने टाइम कौन वेट करेगा? पूरे दिन भर 24 आवर्स का साइकिल चला रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है तो कोई मतलब नहीं होता है। बस ये उन्हीं में हम यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो रहा है, जिनमें जो स्टेबल नहीं है हेमोडायलिसिस के लिए, वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। पर उसमें भी इसको कराने से कोई मतलब नहीं, पूरे दिन भर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या घर पे भी वो बेड पे रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन और रीनल ट्रांसप्लांटेशन।
सुना है नाम, देखा कभी? सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर हम आज करंट टाइम की बात करें, इन करंट सिनेरियो, नाउ इट इज वेरी कॉमन। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, किडनी नहीं मिलती थी, लोग कालाबाजारी करते थे, चोरी कर लेते थे, इधर उधर से गरीबों की किडनी निकाल के बेच देते थे। लेकिन आजकल अभी बेचने की जरूरत नहीं, आजकल लोग वैसे देते हैं क्योंकि उनको वैसे पैसे चाहिए होते हैं। सो किडनी जो है इजीली आजकल मिल जाती है। उसका रीजन क्योंकि एक तो अवेयरनेस ज्यादा हो गई ऑर्गन डोनेशन के लिए। प्रीवियसली लाइक अगर किसी का ब्रेन डेथ हो गया तो लोग मानते नहीं थे, हमारा इसका किडनी नहीं निकालना है, हमारा तो ऊपर जाएगा, पता है नहीं देते थे, बहुत पोस्टमार्टम नहीं करवाते थे। किडनी तो बात की बात है, पोस्टमार्टम के लिए भी चीरन लगाना हमारे तो नहीं चाहिए। सो वो भी उनका एक था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, डोनेशन ऑर्गन डोनेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले तो ब्लड डोनेशन भी बहुत बड़ा था, डोनेट ब्लड नहीं करते थे लोग, लेकिन वो तो अब ठीक है। और ऑर्गन भी, आप किडनी डोनेशन जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन पहला पॉइंट कि किडनी जो है बॉडी के अंदर नंबर की बात करें तो डबल होती है, देयर आर टू इन नंबर इन आवर बॉडी। और उसकी वजह से अगर आप एक किडनी आउट भी कर दें तो दूसरी किडनी के सारे आप लाइफ टाइम क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी वो किडनी पूरी तरह से हेल्दी है तो। सेकंड थिंग, अदर ऑर्गन जैसे हार्ट की बात करें तो एक ही होता है, अब एक ही आपने दूसरों को दे दिया तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो सिर्फ कैडेवर डोनेशन ही हो सकता है, लाइव डोनेशन होना पॉसिबल नहीं है। लीवर, लीवर जो है दोनों किया जा सकता है, लाइव भी कर सकते हैं और कैडेवर भी कर सकते हैं। बट लाइव डोनेशन करने से लोगों को डर लगता है कि एक ही होता है, वही ले लिया तो फिर क्या होगा। बट लीवर एक ही होता है, पर लोब कितनी होती है? दो होती है, राइट एंड लेफ्ट लॉब, एंड वी कैन डोनेट वन लॉब। आप एक लॉब डोनेट कर सकते हैं, वो वापस रीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि लीवर एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो क्या हो सकता है, वापस रीजनरेट हो सकता है, और वो पर्सन भी जिंदा रह सकता है जिसको आपने दिया। फिर भी धीरे धीरे, अभी इतना ज्यादा नहीं है पर धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी और वो भी बढ़ जाएगा जब आना होगा। पर अभी हम करंट बात करें तो रिनल ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही कॉमन है। आई थिंक एम्स जोधपुर में हम एक वीक में 2 बार ट्रांसप्लांट होता है, मोस्ट बहुत कॉमनली हो रहा है आजकल। तो ट्रांसप्लांट 2 बार हो ही जाता है, एक वीक में 5 दिन ड्यूटी होती है, उसमें 2 दिन ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ह्यूमन किडनी फ्रॉम कंफर्टेबल डोनर इज इम्प्लांटेड इनटू अ रेसिपिएंट। तो एक तो है डोनर, डोनर का मतलब जो दे रहा है, एंड रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है, ले रहा है, दैट इज रेसिपिएंट। वन वर्ड जो मेंशन किया हुआ है कंफर्टेबल, यानी जिसका भी आप किडनी रिसीव करने वाले हैं वो आपकी बॉडी के साथ मैच करनी चाहिए। कंफर्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंफर्टेबल नहीं है और आपने लगवा ली तो वो किडनी एक्यूट रिजेक्शन में चली जाएगी और तुरंत ही उसका फेलियर हो जाएगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग डोनेशन उसका जितना भी कंफर्टेबिलिटी टेस्ट है, जो सारा हम बात करेंगे यहाँ पे, वो परफॉर्म करते हैं। अगर वो सारा मैच करता है तो ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें भी हम इम्यूनोसप्रेसेंट देके पेशेंट को फिर भी लो रिस्क के साथ रखते हैं ताकि किडनी रिजेक्शन होने के चांसेस ना रहे। किडनी ट्रांसप्लांट इज परफॉर्म्ड फॉर इरिवर्सिबल किडनी डैमेज। हमने आई थिंक पहले भी लिखा होगा, इतना आपको याद है तो। आफ्टर हाउ मच परसेंटेज ऑफ नेफ्रॉन डैमेज्ड वी गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो 80% या उससे ज्यादा है तो फिर किडनी वापस काम करने लायक नहीं है। अब आपको डोनेशन करना है या फिर लाइफ टाइम डेली बेसिस पे या वीकली 3 टाइम 4 टाइम डायलिसिस करवानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां क्या कर सकते हैं आप, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 80% और मोर। द रेसिपिएंट मस्ट टेक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस फॉर लाइफ टाइम। इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स हम बात करते हैं। सो यहाँ पे जो स्टेरॉइड लेने का मेन पर्पस है वो है सप्रेस द इम्यूनिटी। आपका जो इम्यून पावर है उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेरॉइड दे रहे हैं। जब आप इम्यून पावर या इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसको एंटीजन नहीं समझेगा क्योंकि उसके अंदर पावर ही नहीं है, और पावर नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो कोई भी तरह का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, ये ऑर्गन रिजेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए जितने भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, नॉट ओनली इन किडनी ट्रांसप्लांट, इन एवरी टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन द रेसिपिएंट मस्ट रिसीव इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर होल लाइफ। और उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, उसको चांस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, और इसलिए उसको ये भी बोलना है कि आपको होल लाइफ अपने आप को इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जितने भी मेजर्स है वो यूज करना है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज करना है, हाथों को बार-बार फ्रेश खाना खाना है, भीड़ में नहीं जाना है, वो सारी चीजें पेशेंट को बतानी होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड बहुत डेंजरस होता है। आपको अगर कोई ऐसा दे तो आप कभी भी इसको ना लें, नहीं तो आपकी बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी। स्टेरॉइड्स आर वेरी डेंजरस। ये बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ नहीं होगा मेरे से तो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लो, आप ये कहेंगे कि आज मैं नहीं रुकूंगा, रुकूंगी, तो इतना सारा काम कर पाएंगे आप। बहुत एनर्जी आती है स्टेरॉइड से, बट बहुत सारी वीकनेस करता है, स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम वीक करेगा, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा बोन वीकनेस इज अ डेंजरस प्रॉब्लम विद स्टेरॉइड। सो बोन वीक करेगा और बोन वीक होने से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है और उसके बाद कभी खड़े नहीं हो पाओगे वापस। तो इसीलिए स्टेरॉइड बहुत डेंजरस है। स्टेरॉइड लेने से बहुत सारा ये भी होता है, बॉडी बिल्डिंग, आपको लगता है मसल्स बन रही है, स्टेरॉइड खा के ऐसे फूल गए, एक किसी ने नीडल पंक्चर कर दिया सारी हवा निकल जाती है। जितने भी जो ये जो आते हैं क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाला पाउडर जो भी जिम में जो देते हैं, जो भी उन सब के अंदर एज ए कंटेंट जो आप देखो उसमें क्या होता है, स्टेरॉइड आपको मिलेगा, एंड स्टेरॉइड इज वेरी डेंजरस फॉर किडनी। किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, तो आपकी किडनी को भी डैमेज कर देगा और उसके बाद फिर कोई काम का नहीं रहेगा वो जिम वाला बॉडी। तो इसीलिए नेचुरल जो है वो ठीक है, बहुत है, जितना है जरूरत है, हमें क्या किससे कुछ फाइट करने जाना है, करने किसी से है। तो इसलिए कोई भी पाउडर वाउडर नहीं खाना है, किसी कंपनी का कुछ नहीं खाना है, फालतू की चीजें होती है, वेस्ट होता है। डोनर, डोनेशन की बात करें तो दो टाइप के मेन डोनर हम बात करते हैं, वन इज लाइव डोनर एंड सेकंड वन इज क्रेडिबल डोनर। लिविंग डोनर जिंदा है। सो जिंदे में भी एक पर्सन जिसको ब्रेन डेथ हो गई है वो भी अभी जिंदा ही है, जिंदा ही नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिबल ब्रेन डेथ। और एक पर्सन जो हेल्दी जिंदा बिल्कुल सही है, जैसे हमारी हमारी बात करें, आपकी बात करें, अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर में जो किडनी में मोस्टली परफेक्ट हो सकती है वो फैमिली में ज्यादा हो सकती है, दूसरों में भी हो सकती है, पर ज्यादा किसके चांसेस है, फैमिली वाला में। स्पेसिफिकली जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें आपकी किडनी ज्यादा मैच कर सकती है, आपके भाई बहन में कर सकती है, हस्बैंड वाइफ में नहीं कर सकती कभी, वो मैच करना पॉसिबल नहीं क्योंकि दोनों अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोथ आर बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज। सो उनके कभी विचार नहीं मिलते, तो किडनी तो बहुत दूर की बात है। लिविंग डोनर द मोस्ट, अरे भाई बस करो, इट इज फैक्ट, ये तो कॉमन थिंग्स है। सो फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट डिजायरेबल सोर्स ऑफ किडनी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि जब हम किसी लाइव डोनर से किडनी लेंगे तो वो इमीडिएटली निकाल के इमीडिएटली लगा दी जाएगी,
अगर आप किसी ब्रेन डेथ वाले पेशेंट या फिर किसी डेड आदमी की किडनी लेके आएंगे तो वो ऑलरेडी जो टाइम ऑफ डेथ है वहां से ऑलरेडी उसका परफ्यूजन डिक्रीज हो चुका है और हमारे पास मैक्सिमम 8 आवर्स है जिसमें हमें डोनेट करना होता है। अगर आप फ्रेश अभी निकाल के अभी लगाएंगे तो वो ज्यादा रिजेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन किसी डेथ वाले पर्सन की वहां से जयपुर से लेके आए 4 घंटे लगा दिए फिर उसको लाएंगे उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा डिजायरेबल कौन है, तो जो लिविंग डोनर है वो बेस्ट माना जाता है। डोनर आर स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं वो क्या है, एबीओ पड़ा होगा ब्लड के अंदर। एबीओ एंटी जो आपका एक ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप जो है एबी ब्लड ग्रुप उनको मैचिंग करते हैं, ये मैच करना चाहिए। उसके साथ में टीएसए, व्हाट इज टीएसए, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन। टीएसए इज द ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन एंड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, जहां पे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यू बेस के उसकी भी मैचिंग करेंगे। और एक है एचएलए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएलए मैचिंग करना बहुत जरूरी है, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। अगर एचएलए मैचिंग नहीं होगा तो रिजेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यही आपका सबसे पहले स्टार्ट करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ट्रिगर करने का काम करता है। सो कम से कम एबीओ ग्रुपिंग और एचएलए मैचिंग तो होनी चाहिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे, पर ये तो होना ही चाहिए। अगर यही नहीं हो रहा है, मैच किया नहीं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं किया तो बॉडी में जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा पहले नंबर पे, या फिर एचएलए मैच नहीं किया तो यही सबसे पहले उसको अटैक करेगा, उसको खत्म कर देगा। सो ये आपको टेस्ट करने हैं। डोनर मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शंस ऑफ किडनी, प्रॉपर फंक्शनिंग किडनी। ये भी होता है बहुत बार कि आदमी बिल्कुल तैयार है मैं ले लो किडनी, लेकिन पता चला 60 साल की उम्र है, उसमें से 50 साल से तो अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, फुल दारू पीता है, उसका कैप्टी में देगा यूरिया क्रिएटिनिन देगा तो 5 आ रहा है, क्रिएटिनिन 5 है, मेरी ले लो किडनी। तेरी लेके क्या करेंगे, ऑलरेडी पहले से ही काम की नहीं है। या ओल्ड एज 80 ईयर का आदमी है उसकी किडनी आप लगा रहे हो यंग आदमी में, यंग पर्सन में, तो वो किडनी कोई काम की नहीं है, इट इज नॉट बेनिफिशियल। सो ये सारी चीजें गुड हेल्थ होना चाहिए, कोई भी जो आपका सीरो पॉजिटिव डिजीज है वो नहीं होनी चाहिए, एचआईवी एचपीसीजी नेगेटिव होना चाहिए, और किडनी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ किडनी कैप्टी डीरेज है तो उनकी हम यूज नहीं करेंगे, इंजर्ड किडनी है तो वो भी काम नहीं आएगी, अगर डायरेक्टली ट्रॉमा यहीं पे हुआ है और किडनी डैमेज हो गई और उसी को लाके लगा रहे तो काम नहीं करेंगे। क्लियर, यस, वो करें, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज लिविंग डोनर में इमोशनल वेलबींग, ये तो सबसे बड़ी चीज है। बिफोर गिविंग बिफोर स्टार्टिंग द डोनेशन आपको पेशेंट से कंसेंट लेना होता है और उसके साथ में जो डोनर है उससे भी कंसेंट लेना होता है। आप उससे झूठ बोल के किडनी नहीं ले सकते, आपने उसको बताया नहीं और उसका किडनी निकाल दिया, बाद में उसको पता चला कि एक किडनी तो ले ली है इन्होंने, तो वो बेचारा उस साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होगा उससे उसकी डेथ हो सकती है। सो इमोशनल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंडीशन में इमोशनली पेशेंट का स्टेबल होना जरूरी है। आप उसको समझाएं, उसको बोल बताएं, फिर भी वो नहीं मान रहा तो मत ले उससे किडनी, नहीं ले, तेरी रहने दे, तेरी किडनी दूसरे की ले लेंगे और किसी की। पर अगर पर्सन इमोशनली नहीं तो अब मेरा क्या होगा, मेरी किडनी, वो है जिससे जिंदा रह सकता है पर वो इमोशनल अनवेलबींग होने से उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए आपका पूरी तरह से उसको स्टेबल करना है। वो यस करे हाँ कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं उसी के साथ तो ले, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो बाद में इशू जाएंगे। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोनेशन प्रोसेस एंड आउटकम बाय द डोनर इज नेसेसरी। क्या हो सकता है उसको इवन ये भी बताया जाता है कि आपका किडनी दूसरा है उससे जिंदा रह सकते हो, लेकिन तो आता है मेडिकल साइंस में ये फिक्स है, कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी रिस्क तो है। हाँ, वो लास्ट में लिखते हैं डॉक्टर हर जगह कि अगर फिर भी आपकी जान का जोखिम या मृत्यु हो जाती है तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से अपनी लैंग्वेज में या मेरी भाषा में समझ गया हूँ और मैं सहमत हूँ, फिर वो साइन कराते हैं उससे। वो लास्ट में इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि पता नहीं है किसी को जाके किसको काट दिया अंदर, पता नहीं किसको किसमें क्या हो जाता है, और कट गया तो फिर गया, और फिर गया तो हम तो बोलेंगे हमने काटा इसलिए गया, वो तो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो वो तो इस किडनी की वजह से गया, अब वो भले किसी वजह से गया। तो वो लिखना तो इसमें भी बताना है कि आपकी एक किडनी हम निकालेंगे, उसके बाद एक किडनी के सहारे आप पूरी जिंदगी जिंदा रह सकते हो, लेकिन रिस्क फिर भी है। अब भी अगर आप सहमत हो तो क्या कर सकते हैं, हम डोनेशन करेंगे। सो ये लिखवाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डोनर, कैटेगरी डोनर, कैटेगरी डोनर यानी जिनकी डेथ हो गई या जिनकी डेथ अब होने वाली है, ब्रेन डेथ वाले जो होने वाली है उनका भी कोई इश्यू नहीं है। सो कैटेगरी डोनर मस्ट मीट द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन डेथ। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ? क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ, किसी पेशेंट का ब्रेन डेथ हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा है? लो ईसीजी, ईसीजी तो पेशेंट का नॉर्मल रहेगा, पेशेंट का हार्ट वर्किंग है अभी भी, तभी तो ब्रेन डेथ हुई है, ब्रेन डेथ हुई है, ये नहीं डेथ हुई है। जीसीएस देखेंगे, ओके चलो ये जीसीएस लिख दिया, चलो, और ईजी लो लिख दिया, और एपनिया टेस्ट। सो व्हेन यू डिक्लेयर द पेशेंट विद ब्रेन डेथ, अगर आप किसी भी पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं तो कुछ थिंग्स जो आपको देखनी होती है, परफॉर्म करनी होती है। और इन थिंग के अंदर जो हम टेस्ट करते हैं, वन टेस्ट इज द एपनिया टेस्ट, सुना इसको, एंड वन टेस्ट इज जीसीएस। तो ठीक है, वो तो वैसे भी किसी भी पर्सन का कम हो सकता है, पर एक पीपल रिएक्शंस वाला जो हम बात करते हैं, पीपल रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट है कि पीपल रिएक्शन में पीपल क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एंड डायलेटेड, फिक्स्ड हो गए और पीपल क्या हो गए, डायलेट हो गए। देयर इज नो पिपलरी रिएक्शन विद लाइट और विदाउट लाइट, कोई रिएक्शन नहीं है। और ये अदर कंडीशन में भी आ सकता है, इसलिए एक सिम्टम या साइन से कंफर्म नहीं होता है कभी भी ब्रेन डेथ। देन उसके बाद वी विल परफॉर्म वन टेस्ट व्हिच इज नोन एज एपनिया टेस्ट। क्या करते हैं एपनिया टेस्ट में, एपनिया टेस्ट याद रखिए, आप ब्रेन डेथ अगर किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब उसकी जिंदगी आप खत्म करने वाले हैं, उसकी लाइफ खत्म करने वाले हैं, तो इसलिए जल्दबाजी में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। एपनिया टेस्ट की बात करें तो इसमें टाइम लगता है नियर बाय 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट का टाइम होता है, जिसमें हम बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ये टेस्ट डिक्लेयर करते हैं कि यस पेशेंट ब्रेन डेथ हो गई है। अगर रिलेटिव चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो जब तक ये है तब तक चलेगा, जब हो जाएगा तब देख लेंगे। सो इसमें क्या होता है एपनिया टेस्ट में, बताओ क्या करते हैं, पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। एपनिया टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, इस वेंटिलेटर को बंद कर देना, स्टॉप द वेंटिलेशन, द मैकेनिकल वेंटिलेशन।
वेंटिलेटर को आपने बंद करके डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, इंट्यूबेटेड है लेकिन वेंटिलेटर क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, हटा दिया। जब हम इसको बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, एबीजी रिजल्ट देखेंगे, एबीजी टेस्ट करेंगे। एबीजी जानते हो, आर्टीरियल ब्लड केसेज, आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा भी था। सो आप एक एबीजी भेज देंगे और उस एबीजी का रिपोर्ट आपके पास रखेंगे, जिसमें पीएच, CO2 और बाइकार्बोनेट और जो भी अदर वैल्यूज होती है। इनमें मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है CO2, नॉर्मल वैल्यू इज 35 to 45 mm ऑफ Hg। सो ये आपने भेजा, CO2 का देखा, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा तो ऑब्वियसली उसका CO2 जो है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपर वेंटिलेट कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो CO2 ब्लड में क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इट विल बी बिटवीन 35 to 45 जो मेंटेन रहेगा। अब आपने एबीजी भेज दिया, रिजल्ट ले लिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद ऑप्शंस क्या है पेशेंट के पास, अगर वो जिंदा है, अगर उसका ब्रेन स्टेम वर्किंग है, मिडल ऑब्लोंग गेटा रेस्ट सेंटर आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अगर वर्किंग है, तो पेशेंट क्या करेगा, ब्रीथ करेगा, कोशिश करेगा, यस और नो। और अगर जिंदा होगा तो वो ब्रीथ करेगा और उससे कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्टॉप कर दिया, जब हम स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करने के बाद दो वर्क करने हैं। पहला तो आपको क्या देना है, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी है, बट नॉट बाय वेंटिलेटर, बाय अदर वेज लाइक फेस मास्क और नेजल प्रोंग और जो भी आपका अदर जो मास्क होते हैं उनके थ्रू आप ऑक्सीजन लगा देंगे। सो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ब्रीथ कर रहा है, तो वो यूज करेगा, अगर नहीं है तो फिर कोई उसका इंपैक्ट होने वाला नहीं है। दूसरा क्या होगा कि आपको देखना है, जब हम अगला टेस्ट करेंगे उसमें क्या होगा कि जब एक और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, आवर रेस्पिरेशन इज ट्रिगर्ड बाय CO2 लेवल और ऑक्सीजन लेवल। रेस्पिरेशन कौन ट्रिगर करता है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द ट्रिगर फॉर आवर रेस्पिरेशन। सो अगर यहाँ पे पेशेंट ब्रीथ नहीं करेगा, वेंटिलेटर हमने स्टॉप कर दिया, सेल्फ ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो बॉडी में किसका लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑक्सीजन तो सारी यूज हो गई, पीछे क्या बच गया, CO2 का लेवल बढ़ेगा। एंड अगर ब्रेन स्टेम वर्किंग है देन वो क्या स्टिमुलेट करेगा, रेस्पिरेशन, क्योंकि CO2 का हाई लेवल क्या स्टिमुलेट करेगा, रेस्पिरेशन। सो इंक्रीज CO2 स्टिमुलेट द स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, बट ये कब होगा, जब ब्रेन डेथ नहीं होगा। अगर ऑलरेडी ब्रेन डेथ हो गया तो फिर कभी भी वो रेस्पिरेशन ट्रिगर नहीं होगा। अगर रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होता है देन बॉडी के अंदर क्या होगा, पेशेंट ऑक्सीजन जो 100% लगा रहेगा उसको लेगा, इनहेल करेगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन जाएगा, CO2 एक्सचेंज होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप वापस एबीजी करेंगे तो उसमें भी आपको जो इसका लेवल है वो नॉर्मल या थोड़ा बहुत हाई ऐसा कुछ मिलेगा, अगर पेशेंट क्या है, ब्रीथिंग है, सेल्फ ब्रीथिंग। लेकिन अगर सेल्फ ब्रीथिंग नहीं है तो इंक्रीज CO2 का लेवल भी पेशेंट के रेस्पिरेशन को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। सो नो रेस्पिरेशन, नो ट्रिगर, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ट्रिगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर सिर्फ किसका लेवल इंक्रीज होगा, इंक्रीज CO2। इफ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज 60 mm of Hg और oblique 20 mm of Hg फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब जो हमने पहली एबीजी करी थी, यहाँ पे कहाँ करी थी, यहाँ करी थी, इस एबीजी में कितना था, अगर यहाँ पे 30 था या यहाँ पे 50 था या 60 था, जो भी था उसमें जितना था, उसमें से अगर नॉर्मली अगर 60 है या फिर उस एबीजी से 20 mm ऑफ Hg ज्यादा है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट कोई भी तरह का ब्रेन स्टेम से रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है और हम इस पेशेंट को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दिस टेस्ट इज नोन एज एपनिया टेस्ट। क्लियर। थर्ड जो कंडीशन हम करते हैं यहाँ पे वो एक और देखते हुए रिफ्लेक्स। एंड बिफोर डिक्लेयरिंग द पेशेंट यू शुड कंफर्म दैट एक रिफ्लेक्स जो हर एक पर्सन में प्रेजेंट रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी कुछ भी कर दो, सेडेट कर दो, कुछ भी कर दो, फिर भी वो रिफ्लेक्स आएगा, दैट इज गेग रिफ्लेक्स। अरे गेग रिफ्लेक्स तो सबसे पहले तभी तो इंटिमेट करते हैं, जब तक गेग रिफ्लेक्स आएगा तब तक इंटिमेट ही नहीं करते हैं। इंटिमेट कर रहे हैं मतलब गेग रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो गया है, वो सबसे पहले जाता है, आपकी जो आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के बाद यही जाता है सीधा, दैट इज कैरिनल रिफ्लेक्स, जानते हो। सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं वो कैरिनल रिफ्लेक्स करते हैं। दिस इज द ट्रिकिया एंड दिस इज द बाइफर्केशन, दिस पॉइंट इज नोन एज कैरिनल पॉइंट। सो आप क्या करेंगे, लाइक आपने अगर कभी न्यूरो आईसीयू में काम किया और पेशेंट कंप्लीटली पूरी तरह से ऐसा है, लेकिन जब आप सक्शन करते हो, अगर कभी वो सक्शन कैथेटर कैरिनल पे टच होता है तो पेशेंट फिर भी थोड़ा ऐसे होता है, वो रिफ्लेक्स कौन सा है, दैट इज कैरिनल रिफ्लेक्स। और वो इंडिकेट करता है कि स्टिल पेशेंट इज हैविंग रिफ्लेक्स सेंटर, ब्रेन स्टेम जो है वो वर्किंग है, अभी भी उसमें ब्रेन डेथ नहीं हुई है। सो वी विल गो फॉर दिस कैरिनल रिफ्लेक्स और हम सक्शन कैथेटर इंसर्ट करेंगे और यहाँ टच करेंगे, एंड टच करने के बाद में भी कोई रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे तो फिर हम कंफर्म कर देंगे नाउ पेशेंट में क्या हो गई है, ब्रेन डेथ है। देखो कोई रिफ्लेक्स क्या है और ये क्या, दोनों को हाँ वेट वेट कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये आपका ट्रिकिया, ट्रिकिया का ओपनिंग इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है, ग्लोटिस, दिस इज ग्लोटिस। और इधर आपका इसोफेगस और यहाँ पे एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। नाउ इफ आई विल पुट माय फिंगर, अगर मैं अभी फिंगर डालूंगा थ्रोट में तो क्या होगा, आई विल इंड्यूस वॉमिटिंग, दैट इज नॉन एज गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स इज रिफ्लेक्स ऑफ अपर एयरवे, यहाँ का रिफ्लेक्स है, कोई भी फॉरेन बॉडी को अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, वो उसको वापस बेक लो करके बाहर निकालता है। दिस इज नॉन एज गेग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ दिस ग्लोटिस, जो आपका वोकल कॉर्ड है, वहां की लेरिंग्स की हम बात कर रहे हैं या ग्लोटिस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो कैरिनल रिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स है आपके लोअर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, जहां पे कैरिना पॉइंट है वहां का। वो गेग रिफ्लेक्स नॉर्मली एब्सेंट हो भी गया, फिर भी कैरिनल रिफ्लेक्स हमेशा वहां पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। सो गेग रिफ्लेक्स जस्ट अपर पार्ट का है, वो नॉर्मली आप अभी भी चेक कर सकते हो, इसको लगता है कि, तो आप देख लो थोड़ा सा। हम नेक्स्ट आगे चलें। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 पॉइंट हो गए, एक तो आपका पेपिल रिएक्शन, वन इज द सेकंड वन इज कैरिनल रिफ्लेक्स, यस कैरिनल, एक मिनट लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। एंड थर्ड वन इज एपनिया टेस्ट, एपनिया टेस्ट। हाँ अब बताइए क्या बोल रहे हो, पेंटाप्लेजिया। हाँ सो फर्स्ट थिंग जो अभी आई थिंक रिसेंटली नॉसेट में भी पूछा गया था, व्हाट इज पेंटाप्लेजिया, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड, क्या होता है, व्हाट इज पेंटाप्लेजिया। सो अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली हम क्वाड्रिप्लेजिया पढ़ते हैं, एंड दैट इज फॉर 2 लिम्स, अपर लिम एंड 2 लोअर लिम, जो टोटल 4 लिम्स है, 2 हाथ और 2 पैर, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। इफ विद दिस 4 लिम योर डायफ्राम इज पैरालाइज्ड,
विद योर फोर लिम्ब डायफ्राम, जो हमारा मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है वो पैरालाइज्ड है, तो कंबाइनली इन पांचों को हम क्या बोलते हैं, पेंटाप्लेजिया। नाउ अगर डायफ्राम वर्किंग नहीं है, पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रखा है, डायफ्राम वर्किंग नहीं है, तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा, लेकिन हम वेंटिलेटर के तो उसको अभी भी जिंदा, जैसे हम डिजीज पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम में, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ा है, मसल वीकनेस होगा, या फिर जीबीएस गुलेन-बेरे सिंड्रोम, जहां पे मसल वीकनेस आपको मिलेगा और स्लोली स्लोली जाएगा। अब इनका क्वेश्चन है कि अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रखा है, तो वहां पे हम एपनिया टेस्ट की बात कर रहे हैं। सो आप एपनिया टेस्ट पे जाने से पहले मैंने उसको सबसे नीचे लिखा है, एपनिया टेस्ट का लिखा है सबसे नीचे, क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास पीपल रिएक्शन देखोगे, दैट पर्सन इज हैविंग नॉर्मल पीपल रिएक्शन। आप उसके अंदर कैरनल रिफ्लेक्स की बात करेंगे, पर्सन हैज नॉर्मल कैरनल रिफ्लेक्स, उसका एपनिया किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो उसमें भी एपनिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी मसल वीक है, लेकिन उसमें ब्रेन में कोई इंजरी नहीं हुआ है, सो उसका पीपल रिएक्शन नॉर्मल होगा, उसका कैरनल रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा, सो हमें उसको करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो नीड फॉर एपनिया टेस्ट, क्यों करेंगे, अदरवाइज अगर आप एपनिया टेस्ट के लिए जाओगे तो पेशेंट परमानेंट एपनिया में चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, उससे वो आपका पीपल रिएक्शन बंद हो जाएगा और अदर सारी चीजें डेथ में चला जाएगा। तो एपनिया टेस्ट ऐसी कोई भी कंडीशन जो हम करते हैं, उससे पहले हमें इसका स्टेटस देखना, और ये हम परफॉर्म करते हैं, इट इज ओनली व्हेन पर्सन इज हैविंग हेड इंजरी, केसेस ऑफ हेड इंजरी, जहां पे ये एपनिया टेस्ट और सारी करके ब्रेन डेथ का मतलब क्या, डायरेक्ट इंजरी हुई किसको, ब्रेन को, तभी तो हेड इंजरी हुआ है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज होने से अगर इधर जाएगा तब तक तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी वैसे ही परमानेंटली। यस, चलो नेक्स्ट आ गया, ये हो गया, हटा दे, हटा दे। नेक्स्ट, किडनी डोनर यूजुअली नीड टू बी यंगर देन एज, मैंने बोला था कि 80 साल के 80 ईयर के बुड्ढे का आप ले रहे तो वो काम नहीं आएगा, इट इज नॉट यूजफुल, सो 70 ईयर से बिलो होना चाहिए, दीज आर रिलेटेड टू किडनी डोनर। देख लिया, हो गई। द नेक्स्ट इज किडनी डोनर में नॉर्मल एज हो गया बिलो 70, किडनी फंक्शन की बात करें तो नॉर्मल रीनल फंक्शन, नो मैलिग्नेंट डिजीज यानी कोई ट्यूमर या कैंसर नहीं होना चाहिए, नो जनरलाइज इन्फेक्शन एंड नो रिनल, किडनी को डायरेक्ट इंजरी नहीं होना चाहिए, वो बोला मैंने एक्सीडेंटली, अगर किडनी डैमेज है तो फिर उसको हम यूज नहीं करेंगे। मार्जिनल डोनर, मार्जिनल डोनर का मतलब होता है 50-50, इसको हम बोलते हैं 50-50, कि भाई एक पेशेंट है जिसकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, कैविटी बिल्कुल अरेंज्ड है, पेशेंट भी बिल्कुल यंग था, सब कुछ ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट कि पेशेंट इज सफरिंग विद एचआईवी एंड नाउ दैट पर्सन्स किडनी इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, उसकी किडनी अवेलेबल है, सो वहां पे जो भी पर्सन रिसिपिएंट होगा उसको एक रिस्क रहेगी, क्या रहेगी वो, क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है उसको, एचआईवी हो सकता है उसको, सो इस कंडीशन में हम जो रिसिपिएंट होता है उससे कंसेंट पूछते हैं कि ये कंडीशन है, आपको किडनी मिल जाएगी और आप एचआईवी के साथ जिंदा भी रह सकते हैं, एचआईवी इज नॉट अ मेजर इशू, से जिंदा भी रह सकते हैं, बट फिर भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एचआईवी है, अगर आप विलिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, डोनेशन करवा सकते हैं, विलिंग नहीं है तो फिर नहीं, तो यहाँ नीचे साफ लिखा हुआ है, मार्जिनल डोनर्स ऑर्गन हैव बीन यूज्ड विद द कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट, लाइक किसी एल्कोहलिक पेशेंट की किडनी है और 50% वर्किंग है 50% नॉन वर्किंग है, वो अवेलेबल है, तो उसमें भी किसको पूछा जाएगा, रेसिपिएंट को, कि आपकी इच्छा है तो लो, नहीं तो मत लो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बाद में 50% ही काम करेगी, उतने थोड़े दिन ही जिंदा रहोगे, फिर और कुछ करना पड़ेगा, या एचआईवी हो जाएगा आपको, फिर आप उस एचआईवी से नहीं मर जाओगे, तो आप पहले रेसिपिएंट लिख के देगा कि यस आई एम विलिंग फॉर दैट, तो हम क्या करते हैं वो डोनेशन करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट। सो मार्जिनल में डॉक्टर्स या हमारे नर्सेस या किसी का भी कोई रोल नहीं, हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है, वहां पे सारा रोल किसका है, ऑल द रोल इज रिसिपिएंट रोल, सब कुछ रिसिपिएंट पे डिपेंड करेगा, वो अपनी इच्छा से यस और नो कर सकता है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, प्री ऑपरेटिव, हाँ, यस, हाँ, क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट वाले का यूज कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्ट इंजरी टू किडनी नहीं होना चाहिए, लाइक किसी को गन शॉट इंजरी हुआ, गन सीधी जो बुलेट है वो सीधी किडनी में लगा है, तो वो हम नहीं लगा सकते, ब्रेन में लगा है तो किडनी तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, हाँ, सब जो ब्रेन डेथ वाले होते हैं उनमें हम किडनी डोनेट कर सकते हैं, लीवर डोनेट कर सकते हैं, हार्ट डोनेट कर सकते हैं, कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। जो एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि उस ऑर्गन में इंजरी नहीं होनी चाहिए जिसको डोनेट कर रहे हैं, लाइक लीवर पूरा डैमेज हो गया और आप उसी को डोनेट करोगे तो वो यूजफुल नहीं होगा, सो जो डैमेज्ड ऑर्गन है वो यूज नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव में सबसे पहला मेटाबॉलिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, लाइक आप पेशेंट को किडनी लगाएंगे, फर्स्ट टाइम वो वर्किंग करना स्टार्ट करेगी, और जब उस पेशेंट को आपने किडनी लगा दिया और वो काम करना स्टार्ट करी, तो बेचारे के पास इतना लोड था, होता है जब शादी होती है, नई नई दुल्हन आती है, तो घर वाले क्या उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं रखते स्टार्टिंग में, उससे छोटा मोटा पानी इधर उधर रखा दे बस, फिर जब 2-4 दिन बाद एडजस्टमेंट हो जाता है तो फिर उसको समझ में आता है कि ये सब तो जोल ही था, बाकी तो काम तो सब मुझे ही करना है, वैसे इस किडनी को बाद में समझ में आएगा, हम 2-4 दिन तक क्या करेंगे, पेशेंट का कंटिन्यूस डायलिसिस करवाएंगे डोनेशन के बाद में भी, उससे क्या होगा, जो नई किडनी लगाई है उसके ऊपर लोड नहीं आएगा और वो भी खुशी खुशी से रहेगी अंदर, हाँ ये ठीक जगह, काम नहीं करना, देन स्लोली स्लोली फिर आप क्या करोगे, लाइक पहले 4 साइकिल कर रहे थे, फिर 3 साइकिल करेंगे, फिर कम करके फिर सारा लोड किस पर जाएगा, नई किडनी पे, तो उसको कम करने के लिए मेटाबॉलिक स्टेबलाइज करना जरूरी है किडनी डोनेशन से पहले, आप उसके जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक वेस्ट पड़े वो सारे डायलिसिस करके क्या करें, उसको बिल्कुल नॉर्मल लेके आना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम किडनी डोनेट करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, फ्री ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी लगा के उसको ट्रीट करके लाना है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो पहले से ही स्टार्ट करनी होगी, सो यू शुड स्टार्ट द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग 2 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटेशन टू रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट जो है 2 दिन पहले से ही इम्यूनोसप्रेशन लेना स्टार्ट कर देगा ताकि इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाए, सप्रेस। क्लियर, स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक तो मस्ट है, चाहे वो डोनेशन की बात करें, आफ्टर डोनेशन की बात करें, पहले की बात करें, हर जगह आपको असेप्टिक टेक्निक्स को क्या करनी है, प्रॉपर यूज करनी होती है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन होगा और किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यस, यस, एक कंडीशन जो हम पढ़ते हैं जीवीएचडी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, द फर्स्ट थिंग इज इट इज वेरी रेयर कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है, बहुत ही रेयर होता है, अगर ये हो गया
तो बहुत सीवियर होता है और उस कंडीशन में पर्सन की डेथ हो जाती है। और आई थिंक मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में पढ़ाया भी था, याद होगा, GVHD। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ग्राफ्ट हम ले रहे हैं, जो किडनी जैसे ले रहे हैं, वो मेरी बॉडी में आने के बाद मेरी बॉडी को क्या कर रही है, किल कर रही है। मेरा इम्यून सिस्टम उस किडनी को किल नहीं कर रहा है, किडनी क्या कर रही है, मेरी बॉडी को, उसकी बॉडी को किल कर रही है। दिस इज नॉन एज GVHD। और ये होने का रीजन होता है कि सम कभी कभी क्या करता है, जो ग्राफ्ट जहां से आया है, जिस पर्सन से किडनी लिया है, वो किडनी अपने साथ उस पर्सन का इम्यून सिस्टम लेके आती है और वो मेरी बॉडी में आके उस इम्यून सिस्टम को स्टेबलाइज कर देती है। उसकी वजह से दो इम्यून सिस्टम हो जाते हैं, वन इज मेरा अपना इम्यून सिस्टम और दूसरा इस किडनी का इम्यून सिस्टम। मेरा इम्यून सिस्टम बोल रहा है कि किडनी ओके है, मैं इसको रख लूंगी, लेकिन ये किडनी बॉडी मैं तेरी बॉडी को नहीं रखूंगी, ये मना कर रही है। और ऐसा करिए फिर ये कहां जाएगी, ये भी मरेगी, पर इसको समझ नहीं आ रहा। सो इनका क्वेरी है कि अगर हम इस होस्ट पर्सन को क्या करें, पहले से ही अगर हम क्या दे दें, आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दे दें, तो उस कंडीशन में ये किडनी जो है मेरी बॉडी में आके इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी वीक रहेगा वो अपना पावर नहीं दिखा पाएगा और सारी चीज। तो इट मे बी पॉसिबल कि इम्यूनोसप्रेसेंट देने से वीक हो सकता है, बट फिर भी अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ बचा है उस पेशेंट का वहां पे, तो वो वापस क्या कर लेगा, वहां के अपना इम्यून सिस्टम स्टेबल करके फिर से बना सकता है। सो इसीलिए जो डोनर है उसको देने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेन जो हमारा बेनिफिट है वो किसके साथ है, होस्ट के साथ में। और ये बहुत रेयर होता है। इट इज रेट की अगर हम बात करें तो 1% से भी बिलो है, 0.1% में लिखूं, ये भी बहुत ज्यादा है, इतना कम होता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्टेजेस हो गया। बट पढ़ना है इसलिए, बाकी उसको देने की रिक्वायरमेंट होस्ट को नहीं है, सॉरी डोनर को नहीं है, रिसिपिएंट को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव के बाद लगा दिया, लगाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द मेजर कॉम्प्लिकेशन इज ग्राफ्ट रिजेक्शन, किडनी फेल हो जाती है और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फेलियर को बचाने के लिए उसके असेसमेंट साइन देखने होंगे और आउटपुट इंपॉर्टेंट होगा। सो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के नकर अगर 24 आवर में हुआ तो हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, विद इन 3 to 14 डेज एक्यूट रिजेक्शन। और अगर उसके बाद हुआ है तो फिर वो किसमें आएगा, क्रोनिक में, जिसमें कई सालों बाद भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए लाइफ टाइम तक इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो पर्सन को देने होंगे। यूरिन आउटपुट, ये एक बार इसे पूछा गया था एमसीक्यू, तो ये भी याद रखना। अगर डोनर लाइव डोनर है तो यूरिन आउटपुट क्या होता है, इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन अगर कैडेवर डोनर है तो उसमें थोड़ा क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है, फ्यू डेज टू फ्यू वीक लग सकता है। फिर भी प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट में क्या परफॉर्म करेंगे, डायलिसिस, ताकि वो किडनी थोड़ी क्या हो जाए, घर में थोड़ी सेट हो जाए। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लगेगा कि कंफर्ट है, तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर सारा लोड पुट करेंगे। तो एंड साथ में क्या रखना, पोस्ट ऑप में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। कोमा और ब्रेन डेथ में क्या डिफरेंस होता है, वेरी गुड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोमा एंड ब्रेन डेथ? ब्रेन डेथ रिवर्सिबल है, कोमा क्या है, रिवर्सिबल है। सो बेसिकली देयर इज नो मेजर डिफरेंसेस, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट जो एक डिफरेंस जो आप बता रहे हो एब्सोल्युटली दैट मे पॉसिबल कि इन सम केसेस कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो पता नहीं किसी को देखने से वापस जिंदा हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो किस में आ सकते हैं, कोमा में। लेकिन अगर ब्रेन डेथ है तो मतलब ब्रेन में बिल्कुल 0% कोई भी न्यूरॉन या कुछ भी वर्किंग नहीं है। कोमा में हो सकता है कुछ न्यूरॉन अभी भी ठीक है, जिंदा है या कुछ ऐसा है, या समटाइम लाइक न्यूरल इंजरी ना हो कि न्यूरोग्लियल इंजरी हो गया, सिर्फ न्यूरोग्लियल डैमेज हुआ, तो वहां भी पेशेंट कोमा में जा सकता है। एंड इट मे बी पॉसिबल न्यूरोग्लियल इज ए सेल जो वापस क्या कर सकती है, अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। सो आफ्टर रीजनरेशन पेशेंट वापस क्या हो सकता है, कोमा या कॉन्शियसली उसकी रिवर्ट हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोमा। यस, कोमा और कोमा विजिल, आपने ये वर्ड पढ़े होंगे साइकेट्री के अंदर। नेक्स्ट, अदर इंटरवेंशन, हेमोडायलिसिस करेंगे ताकि किडनी के ऊपर ज्यादा वर्कलोड ना रहे। मॉनिटर द यूरिन आउटपुट हावरली, मॉनिटर आईवी फ्लूइड क्लोजली फॉर द फर्स्ट 12 to 24 आवर्स, मॉनिटर डेली वेट। सो हावरली आउटपुट से इंडिकेट करेंगे, इट इज एन इंडिकेशन दैट किडनी वर्किंग, किडनी में फंक्शन है या नहीं है, उसका पता कैसे चलेगा, किडनी फंक्शन तो आउटपुट देखने से आपको पता चलेगा कि यस किडनी फंक्शन कर रही है। वेट मॉनिटरिंग से पता चलेगा कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में या नहीं हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन। एंड पोजीशन, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन, जो कंफर्टेबल, और किडनी के ऊपर अगर ज्यादा पावर दिया तो किडनी कंप्रेस होगा, और सीधा किया तो पेशेंट को ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। तो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन जो है वो बेस्ट पोजीशन जो इस पेशेंट को आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन हम देते हैं। पेशेंट को जो है आपको आइसोलेट रखना होगा, स्पेशली सेपरेट केटीयू रखा हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट आईसीयू केटीयू, तो वहां पे रखते हैं। और सबके लिए अलग अलग चेंबर होते हैं पेशेंट्स के, हर एक पेशेंट के लिए एक ही स्टाफ असाइन होता है, और वो भी प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक के साथ उसको ऑब्जर्व करता देखता है, और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के बाद ही पेशेंट को जो है डिस्चार्ज करेंगे, जब उसका सारा सब कुछ क्या हो जाएगा वापस नॉर्मल। क्लियर है, मूव करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज नेफ्रोटिक, ये हो गया क्या, अभी देखते हैं ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और अभी इसमें भी और एक लाइन तो लिखना नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आपने अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, आप लोग पढ़ के आए हो आज, और आप लोग ही बताओगे। आई एम कंप्लीटली ब्लैंक, मैं इधर बैठ जाता हूँ ब्लैंक होके, फिर आप लोग बताना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, मॉनिटर द फोलियस कैथेटर पेटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट को कैथेटर लगा, ऑब्वियसली कैथेटर तो होगा यहाँ पे, सो फोलियस कैथेटर होगा, और उस फोलियस कैथेटर में याद रखिए कि किंकिंग नहीं होना चाहिए। अगर फोलियस कैथेटर किंक हुआ देन यूरिन जो है ब्लडर में रहेगा, डिस्टेंड होगा ब्लडर, और फिर वो बेक फ्लो करके थ्रू यूरेटर कहां पहुंचेगा, किडनी के पास, एनास्टोमोसिस साइट को ओपन कर सकता है, और स्पेसिफिकली पाइलोनेफ्राइटिस इंफेक्शन कोज कर सकता है, और उससे किडनी क्या हो सकती है, रिजेक्ट। सो कभी भी किंक नहीं होना चाहिए, फ्रीली फ्लो होना चाहिए, ऊपर नहीं हैंग करना है, सिर पर लगा दिया यहाँ पे, पेशेंट देख रहा है यूरिन आ रहा है, कहां आएगा, उधर आएगा नीचे, और वो वापस किडनी में जाएगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन। सो बेक शुड बी बिलो द किडनी लेवल, जो किडनी का जो लेवल है, एब्डोमेन का लेवल है, उसे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इनिशियली यूरिन पिंक और ब्लडी, ऑब्वियसली आपने किडनी का एनास्टोमोसिस किया है, यूरेटर का एनास्टोमोसिस किया है, तो वहां से ब्लीडिंग हो सकता है, और यूरिन कैसा रहेगा, पिंक और ब्लडी। ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन फ्यू डेज टू वीक, कुछ दिन से कुछ एक वीक के अंदर वापस यूरिन क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। ग्रोस हेमेचुरिया, ग्रोस हेमेचुरिया जानते हो, एक तो होता है पिंक यूरिन और एक होता है ओनली
फ्लूइडी यूरिन जिसमें सिर्फ ब्लड ही आ रहा है, पिंक का मतलब उसमें कुछ आरबीसी प्रेजेंट है, लेकिन यूरिन का जो कंटेंट है जो भी अदर वाटर वो भी है, उससे उसका कलर पिंक हो गया, लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली आरबीसी होगा तो दैट विल प्रोड्यूस रेड, जो डार्क ब्लड का कलर होता है वैसा। सो रेड डार्क वही आ रहा है, कंटीन्यूअस वही आ रहा है, और उसके साथ यूरिन में क्या है, जब ब्लड आएगा तो ब्लड में क्या होगा, क्लोट होगा, क्लोट्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्लोसिमेचुरिया। तो इसमें आपको डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म, क्योंकि किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग को, और उसको रीऑपरेट करना पड़ेगा, तुरंत ओटी में लेना पड़ेगा। असेस फॉर ऑर्गन रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन का क्या साइन होगा, साइन फॉर ऑर्गन रिजेक्शन, सो स्वेलिंग, पेन, यूरिन आउटपुट जीरो, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, हार्ट करेंगे तो बहुत सीवियर पेन, और आपको यहाँ पे टेंडरनेस फील होगा जो किडनी ट्रांसप्लांट करिए वहां पे। तो देखते हैं अगली स्लाइड। ब्लीडिंग भी दो टाइप से हम देखते हैं, एक ब्राइट रेड होता है और एक डार्क रेड होता है। नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी some patients may experience dark red bleeding or pink red bleeding, that is okay, but if it is present dark red color of bleeding present on the next day of the surgery, एक दिन बाद भी है तो वो abnormal है, and on the day of surgery if the drainage color is bright red, वो चाहे आधे घंटे बाद है, 5 मिनट बाद है, 1 घंटे बाद भी है सर्जरी के, तो वो abnormal है, क्योंकि ब्राइट रेड कलर इज फॉर arterial bleeding, and arterial bleeding is not expected during surgery. Venous blood may drain, but arterial blood never drain during or after surgery, क्योंकि हम उसको tightly ligate करके क्लिपिंग करके पार्ट वो ligation करते हैं, वो ब्लीडिंग नहीं करेगा, अगर कर रहा है इमीडिएटली ओटी में लेना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट क्या हो जाएगी, हाइपोवोलेमिया से डेथ हो जाएगी। ग्राफ्ट रिजेक्शन, सो साइन ऑफ रिजेक्शन में द वेरी इंपॉर्टेंट टेंपरेचर मोर देन 100 डिग्री फॉरनाइट, पेन टेंडरनेस और द ग्राफ्टेड किडनी, जहां पे किडनी लगाई है वहां पर अगर देखोगे पाल्पेट करोगे तो टेंडरनेस होगा, साथ में पेन आपको देखने को मिलेगा। 2 to 3 एलबी वेट गेन इन 24 आवर्स, जब किडनी वर्क नहीं करेगी तो बॉडी में वेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है, एडिमा, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड B1 एंड सीरम क्रेटिनिन और इंक्रीज WBC। सो अर्ली सिम्टम में तो आप मेनली जो देखेंगे, जो हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड टेंपरेचर, उसके साथ भी मेन पेन एंड टेंडरनेस और द ग्राफ्टेड किडनी, जहां भी ग्राफ्ट लगाया वहां पे बहुत टेंडरनेस और पेन होगा, पेशेंट हाथ तक नहीं लगा देगा, इतना दर्द होगा। बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर साइंटिफिक चीज है, ये डॉक्टर इस चीज को मानते हैं, और पता नहीं आप पूछोगे तो पता चलेगा क्या साइंटिफिक है और क्या उसका आंसर हो सकता है। तो पूछे भाई क्या पूछना है, ऑनलाइन वाले वैसे कभी कभी पूछते हैं, तो पूछने दो उनको क्या पूछना है। भूत प्रेत की तो बात नहीं करते हैं, सर्दी से पहले भगवान से ही रखना, फिर जाते हैं काटने। यस, होता है, सबका यही काम है, हर एक पर्सन अगरबत्ती इसी तो लगाता है कि उसका बिजनेस ऐसा चलता रहे, शमशान वाला लगाता है कि रोज कोई ना कोई मरता रहे ताकि मेरे यहाँ आते रहे, तो वो उसका बिजनेस है, हम तो चाहते हैं मरते रहे रोजाना। तो सर्जन का काम है बचाना लोगों को, और वो बचाने की कोशिश करते हैं। अब साइंस भी पता नहीं, ऊपर वाले का सहारा तो सब लेते ही है, जब कोई नहीं होता तब यही बोलते हैं बस अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, फिर बाद में जो भी होगा। चले आगे नेक्स्ट, ग्राफ्ट रिजेक्शन में ले लेगा साइन ऑफ रिजेक्शन, जिसमें ये तो कॉमन साइन हो गया, अगर हाइपर एक्यूट और जो हमने लिखे थे अलग एक्यूट और क्रॉनिक है, तो उसमें अलग अलग क्या देखने को मिल सकते हैं, वन बाय वन मूव करें। नेक्स्ट, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट यानी विद इन 24 आवर्स में हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हाइपर एक्यूट। अगर से द टाइम ऑफ एनास्टोमोसिस, जब आप, एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जोड़ना, आर्टरी को आर्टरी से, रेनल आर्टरी को रेनल आर्टरी से जॉइन करेंगे, रेनल वेन को रेनल वेन से जॉइन करेंगे, यूरेटर को यूरेटर से जॉइन करेंगे, सो उसको जॉइन करना, दैट इज नोन एज एनास्टोमोसिस। सो इट अकर्स एट द टाइम ऑफ एनास्टोमोसिस। मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हाइपर एक्यूट रिएक्शन हो, हाइपर एक्यूट रिएक्शन इज देयर, यू इमीडिएटली रिमूव द किडनी, इफ देयर अदर ऑप्शंस लगा दो, नहीं है तो कोई कुछ नहीं, उसको काट के हटा दो, सो इमीडिएटली हम उसको रिमूव कर देते हैं। एक्यूट रिजेक्शन है तो हम यहाँ पे थोड़ा स्टेरॉइड्स का हेल्प लेंगे। सो इन केस ऑफ एक्यूट रिजेक्शन इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिजेक्शन, जो नियर बाय 1 to 2 वीक के अंदर आपको देखने को मिलता है, और 6 वीक यहाँ पे विद इन 6 वीक तक है। मैनेजमेंट एक ही ऑप्शन है, जितने ज्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट हम देंगे उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो वहां पे हम इम्यूनो सप्रेसेंट दे सकते हैं। और लास्ट, अगर क्रॉनिक रिजेक्शन हो गया तो प्रिपेयर फॉर रीट्रांसप्लांटेशन, वापस ट्रांसप्लांट करो, तो रीट्रांसप्लांटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है नेक्स्ट। अरे आप लोग बहुत देर लिख रहे हो आज, पता नहीं। यस, मूव करें। द लास्ट पार्ट जो आपको इस ट्रांसप्लांटेशन में ध्यान रखना है, क्रॉनिक रिजेक्शन occurs slowly more months to years after transplantation, मैनेजमेंट में या तो इम्यून सप्रेसेंट या फिर रीट्रांसप्लांटेशन। द मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग रिनल ट्रांसप्लांटेशन इज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है, ग्राफ्ट क्या हो जाता है आपका, फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है इम्यूनो सप्रेसेंट, जो हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो कल आप पढ़ के आएंगे, कहाँ तक, डायलिसिस तक पढ़ोगे, फिर तो डायलिसिस आप बोल रहे हो तो वहां तक पढ़ के आओ, रिनल ट्रांसप्लांटेशन छोड़ देना। और वैसे मैं तो 100 MCQ का पेपर पहले बना के आ चुका हूँ, और उसमें मैंने डायलिसिस नहीं डाला था, अब उनमें से हटा के डायलिसिस डालना पड़ेगा आपके लिए। सो आपकी चॉइस, इच्छा है तो कोई नहीं, रहने चलने दो, वो करें। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, रहने दो सर, बाद में देते ना। नेक्स्ट इज फाइनली, अब आपका नंबर आता है, 7 बज के फिक्स, और अब आपका नंबर मैं बैठ जाता हूँ। नेफ्रॉन कौन बताएगा,
अरे मैं तो बताऊंगा ही, बता भाई कितने नेफ्रॉन बना दिए। स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ नेफ्रॉन ही बना रहे थे रोजाना, अब तो सीख लिया होगा। सो नेफ्रोटिक नाम में ही लिखा हुआ नेफ्रॉन, और बहुत इंपॉर्टेंट, और अगले आधे घंटे तक कोई हिलेगा नहीं, और सारा फोकस कंसंट्रेशन का होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। लिख लिया ये, और सारा कुछ जो भी होगा व्हाइट बोर्ड पे होगा, इसमें कुछ आएगा भी नहीं, पीपीटी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मूव करें। फर्स्ट, जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम बात करते हैं तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सुना है? तो चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो आंसर इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक इज रिलेटेड टू नेफ्रॉन। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपो एल्बुमिनेमिया। और क्या होता है? हाइपर लिपिडीमिया और एक्सेसिव प्रोटीन यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया। इन तीनों को कंबाइंड क्लासिकली हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो ये हमें डिस्कस करना है। ये तीन सिम्टम होते हैं इसके अंदर, डिजीज में भी ये तीन ही सिम्टम होते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, उसी को पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ रीनल फेलियर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी। याद है परमिएबिलिटी कितनी थी नेफ्रॉन की? परमिएबिलिटी पता नहीं सर कितने नैनो माइक्रोन थी, और मैंने लिखा था 70 to 100 नैनो माइक्रोन जो था वो नेफ्रॉन के फर्स्ट मेम्ब्रेन जो थी ब्लड वेसल्स की वहां पे, और 20 to 30 nm थी आपकी पोडोसाइट्स की। सो द मोलिकुलर साइज व्हिच इज हैविंग more than 20 to 30 cannot cross that filtration membrane. इससे बड़ा नहीं जा सकता। In this condition, the size of the porins or the glomerular permeability will increase more than 20 to 30 nanomicron, which is manifested by massive proteinuria. What is massive proteinuria? हाँ बहुत ज्यादा है, so बहुत ज्यादा कुछ तो होता है। Massive proteinuria means when loss of the protein is more than 3.5 gram per day. When loss of protein, plasma protein, more than 3.5 gram per day, it is considered as a massive proteinuria. Hypoalbuminemia, when protein, plasma protein loss होंगे तो plasma protein में क्या होता है? Albumin, globulin, fibrinogens. So albumin loss होंगे और उससे बॉडी में क्या हो जाएगा? Hypoalbuminemia. And one more important condition is hyperlipidemia. So it is also important, and कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये है definitions: massive proteinuria, hypoalbuminemia and hyperlipidemia. एग्जाम के अंदर इसको और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट जो सिम्टम्स है, जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, जिसको हम इसका ट्राइड भी बोलते हैं, तीनों सिम्टम को क्या बोलते हैं? ट्राइड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तीन सिम्टम जो है ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो इसमें कहीं पे भी हिमेचूरिया मेंशंस नहीं है, ठीक है क्या? अगर परमिबिलिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आरबीसी जो है वो प्रेजेंट होगा यूरिन में, और उससे क्या हो सकता है? हिमेचूरिया। बट यहाँ पे कोई भी तरह का हिमेचूरिया मेंशन्ड नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम नो हिमेचूरिया, कभी भी हिमेचूरिया प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज जो नेफ्रॉन डैमेज हम पढ़ेंगे उसकी साइज आरबीसी की जो साइज होती है उससे कम डैमेज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, इसलिए आरबीसी कभी भी वहां से क्रॉस नहीं कर सकता है। बट इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, द साइज ऑफ द पोरेन इज लार्जर देन आरबीसी, एंड क्लासिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज प्रेजेंटेड बाय ग्रॉस हिमेचूरिया। वहां पढ़ेंगे ग्रॉस हिमेचूरिया या मैसिव लॉस ऑफ आरबीसी आपको मिलेगा, वो आपका किस में आएगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कैसे आएगा मैं भी पढ़ाऊंगा। सो चलते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वन इज साइज बैरियर एंड वन इज चार्ज बैरियर। क्या होता है देखते हैं और ये समझते हैं यहाँ पे। सो नेफ्रॉन बना दे, आप लोग बनाओगे? हाँ बनाओ, फिर क्या होता है? चलिए पता नहीं, आई डोंट लाइक दिस स्क्रीन, बट ये चेंज हो नहीं रहा है, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, ये कलर लेना भी नहीं चाह रहा है। नहीं होगा, यही तो लग रहा है। सो इसी पे बनाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं रहा है। चलो कोई ठीक है, इट इज नॉट लुकिंग गुड इन दिस कलर। व्हाइट एक ही यूज होगा ना, मुझे बहुत सारे कलर चाहिए ना, आई नीड मल्टी कलर। सो दिस इज द नेफ्रॉन, होपफुली यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, द फर्स्ट थिंग इज दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो मैं इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को मैं इधर ड्रॉ कराऊंगा, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसका। सो हम यहाँ देखते हैं दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फाउंड बाय थ्री लेयर। द फर्स्ट लेयर इज नॉट बेसमेंट मेम्ब्रेन, द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। द सेकंड वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वन व्हिच इज podocytes. These are the three membrane which form the filtration membrane. As I mentioned अभी बताया थोड़ी देर पहले, in this epithelial cells यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। पोरेंस इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट बेसिकली होती है, इससे कोई भी आ जा सकता है, कितने भी साइज, कोई मतलब साइज बेरियर बनाएंगे। दिस साइज ऑफ द पोरेंस इज नियर बाय 70 to 100 nm, and this size is 20 to 30 nm. So this is the first condition जो यहाँ पे मेंशंस की हुई उस स्लाइड पे। Any particle which having size 70 to 100 or below can easily cross this epithelial cells of the blood vessels and reach to this podocytes. नाम लिखना है, भूल गया तो आपको लिख देता है। This is endothelial cell of
cells of blood vessels. Proudly saying लिख दो सर, टाइम लग रहा है उसमें. This is the basement membrane and this is the podocytes. So जो हम बात करें यहाँ पे, this size is 70 to 100 nanomicron and this size is 20 to 30 nanomicron. So यहाँ से 70 to 100 वाला सब्सटेंस इजीली क्रॉस करके नीचे आ सकता है, less than this 100 and यहाँ पे आ जाएगा. But this podocyte foreign size is 20 to 30 nanomicron, so this does not allow that larger size of molecule and उसको वापस भेज देगी. You are not allowed here. उसको वापस रिटर्न कर देगी. ये जो चार्जेस सॉरी साइज डिफरेंसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? साइज बैरियर. दिस इज नोन एज साइज बैरियर which help you to prevent the loss of larger size of molecules like specifically plasma protein. Plasma proteins are having size more than 20 to 30 nanomicron and they are not allowed to filter here normally in kidney. किडनी में इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है. अगर किसी भी पर्सन के यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है मतलब उसको कोई ना कोई पैथोलॉजिकल स्टेट वहां पे किडनी में प्रेजेंट है. तो ये पहला पॉइंट क्या है? इट्स ए साइज बैरियर. क्लियर? यस और नो? दिस इज द साइज बैरियर जिसकी हम बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज जब हम इस मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं, क्या यूज करिए, सो यहाँ पे अगर हम बात करें इस मेम्ब्रेन का, अगर मैं चार्ज देखूं यहाँ पे, चार्ज ऑफ दिस मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो दिस मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज्ड. इसका चार्ज क्या होता है? बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव चार्ज होता है. एंड इट इज द फंडामेंटल रूल, नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिव, नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिव, नेगेटिव विल नेवर अट्रैक्ट द नेगेटिव. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन, जब आप प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज आल्सो हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड. Plasma protein is also negative charged and the membrane is also negative charged. Now this negative charge will not attract this negative charge. क्या इसको attract करेगा? That's why normally plasma protein not filtered here. दो reason जिसकी वजह से plasma protein का filtration nephron में नहीं होता है. उसका पहला reason the size barrier, the size of the plasma protein is larger than the size of the filtration membrane. And the second thing is the charge barrier in which the membrane is also negative charge and the plasma protein is also negative charge and negative charge will not attract the negative and that's why it is known as charge barrier. दो barrier हो गए. One is size barrier and this is known as charge barrier. Because of these two barrier, plasma protein normally not filtered in our urine. Clear? Yes. So आप पूछे कि normally क्यों नहीं होता तो बोल सकते हैं. In case of nephrotic syndrome, ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं. Size is also increase and membrane damage होने से उसका चार्ज भी लॉस हो जाता है. इस वजह से दोनों ही कंडीशन नहीं होने से आपका प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? इजीली फिल्टर हो जाएगा. चलिए आगे हटा दें. और ये दोनों आई थिंक पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ. So one is size barrier and one is charge barrier. I think now it is clear. Size barrier and charge barrier पूछे तो अब क्लियर है. Next, cause. Cause की बात करें तो कुछ ज्यादा इसके डिफिकल्ट कोज नहीं है. ऑटोइम्यून अटैक, स्पेसिफिकली ऑटोइम्यून अटैक के अंदर जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? आपकी बॉडी के ऊपर एंटीबॉडीज फॉर्म करके उसको किल करना स्टार्ट कर देगा. और स्पेसिफिकली जो अपर एयरवे इंफेक्शंस जो हम पढ़ते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा? बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो अपन अपर एयरवे या मम्स है इस तरह कंडीशन जो पढ़ते हैं वहां पे अपर एयरवे इन्फेक्शन है तो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटोइम्यून अटैक किडनी के ऊपर होने से. और नॉट ओनली इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्पेसिफिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तो वो कोज है इसका जो अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है. और वहां पे क्वेश्चन भी था कि इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अगर आपको सस्पेक्टेड केस आता है तो आप हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे? तो आप उससे तुरंत पूछेंगे कि आपको अपर एयरवे इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, मम्स ऐसा कोई इन्फेक्शन लास्ट 2 to 3 वीक में हुआ तो नहीं है. सो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. सो इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है. ऑटोइम्यून इज ओनली दैट कोज फॉर दिस कंडीशन. नेक्स्ट, इंसिडेंस इट इज हाईली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, 15 टाइम मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट. ओल्ड एज या यंग एडल्ट जो है उनसे ज्यादा बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. नाउ इफ somebody ask you why it is very common in children compared to adult, थ्रोट इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा होता है. That is the reason. Or the main reason is related to kidney. In children the kidney is immature and in adult kidney is mature and the children is having highly susceptible for damage to the kidney. easily nephron damage हो जाएंगे क्योंकि उनका किडनी अभी भी क्या है? मैच्योर स्टेज में चल रहा है, इमेच्योर है अभी भी, और इजीली इन्फेक्शन होती है वो डैमेज कर देंगे और बच्चों में क्या हो जाएगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. लेकिन एडल्ट के पास वो थोड़ा पावर है, कैपेसिटी है कि वो लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, इसलिए उसमें होने के चांस होता है पर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज लेस कॉमन इन एडल्ट कंपेयर टू चिल्ड्रन. 3 to 5 year एज चिल्ड्रन आर कॉमनली अफेक्ट. 3 से 5 वाले बच्चों की जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये तो किडनी जो है अभी स्टार्ट ही हुआ है लाइफ उनका, तो बहुत अर्ली स्टेज है वहां पे तो सबसे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है. 2 to 3 पर 1 लाख चिल्ड्रन पर ईयर. एक साल में अगर 1 लाख बच्चे हैं तो उसमें 2 से 3 बच्चों में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है. सो कंप्लीटली इंसिडेंस की बात करें तो ये याद रखना वो है इट इज मेनली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन. बच्चों में ही आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उसका एक ही रीजन है इमेच्योरिटी ऑफ द किडनी. लिख लिया? यस, 1 लाख लिख लिया? द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो यहाँ पे है वो है नेफ्रॉन इंजरी, और ये तो आई थिंक खाली पड़ा है, कुछ है ही नहीं इसमें तो. सो ये दोनों क्लियर, साइज बेरियर, चार्ज बेरियर. नेक्स्ट इज नेफ्रॉन इंजरी. सो ये जो नेफ्रॉन इंजरी है इसी में इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. और समझिए इसको, नेफ्रॉन इंजरी, इंजरी विल स्टार्ट फ्रॉम +1 या जिसको ग्रेड 1 भी आप बोल सकते हैं, +1. दिस इज अ नेफ्रॉन. सो जब यहाँ नेफ्रॉन में +1 इंजरी होगी, द साइज ऑफ द पोरेंस इज इंक्रीज लिटिल बिट. थोड़ा सा साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा. जो साइज था उससे थोड़ा सा साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया.
Okay, before going on this, you have to know about the plasma protein. Plasma protein तो सब जानते हैं. Plasma protein produced by liver, produced by liver. And major plasma protein आता है आपका albumin. This is major, and then globulin. And fibrinogen जो है बहुत ही कम है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है. फिब्रिनोजन को छोड़ देते हैं तो भी कोई काम करने वाला है. So these are the amount of the albumin is चल रही nearby 4.7 gram percentage, and this is nearby 2.3 gram percentage. रेशो आया था 2:1. Now the question is, okay, लिख दो फिब्रिनोजन भी आपकी इच्छा है तो फिब्रिनोजन बोलोगे, इसको क्यों रख दिया फिब्रिनोजन 0.3 gram percentage. अब क्वेश्चन ये है कि when patient is having grade 1 या +1 injury, in that situation which plasma protein filtered here, albumin, globulin or fibrinogen? Patient is having a mild injury, or we can say grade 1 injury or +1 injury, तीनों इसी को बोलते हैं. In that situation which plasma protein filtered here? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो छोटा होगा वो फिल्टर हो जाएगा. अगर तीनों सेम साइज के तो तीनों हो जाएंगे, अगर एक बड़ा नहीं छोटा है तो जो स्मॉल होगा वो फिल्टर होगा. सो व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन आउट ऑफ दिस थ्री? सो इट इज वेरी सिंपल एंड सबको पता ही होगा, एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड दिस इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. सो जब ग्रेड 1 इंजरी होगा या माइल्ड इंजरी होगा तो ओनली कौन फिल्टर होगा? एल्बुमिन. एल्बुमिन फिल्टर्ड हियर. यूरिन में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? एल्बुमिन. जब आप यूरिन सैंपल भेजेंगे और आप देखेंगे कि यूरिन में सिर्फ एल्बुमिन आया है, तो डॉक्टर्स वहां पे टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है जिसकी हम बात करेंगे अलग अलग इंजरीज को. एक टर्म लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मींस आउट ऑफ दिस थ्री, तीन है हमारे पास, तीन में से सिर्फ कोई ना कोई एक ही यहाँ पे क्या हुआ है, फिल्टर होकर यूरिन में आया. सेलेक्टिव का मींस यानी वन. सो आउट ऑफ दिस थ्री ओनली वन इज फिल्टर्ड, दैट इज एल्बुमिन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. सो कभी कभी एग्जाम में इससे पूछते हैं कि सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हुआ तो कौन सी इंजरी है यहाँ पे. सो सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया इज ओनली प्रेजेंट इन माइल्ड लेवल, ग्रेड 1 या +1 इंजरी. बाकी किसी में सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया नहीं होगा. क्लियर है? दिस इज द व्हिच टाइप ऑफ इंजरी? This is the mild या grade 1 injury and a very less amount of plasma protein is lost here. यहाँ पे कोई ज्यादा severe complication नहीं आएंगे. Next, second type of injury, that is +2 injury या moderate injury या grade 2 injury. +2 injury या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? Moderate injury. Moderate. Again, this is again the nephron. Now the size of the pollen is little bit larger than mild injury. जो पहले वाली इंजरी थी उससे थोड़ा साइज क्या हो गया? बढ़ गया. And जब साइज बढ़ेगा, again albumin, globulin and fibrinogen. This is the smallest, this is the second number, and this is the third number. In this condition now it is albumin तो obviously filtered होगा क्योंकि पहले ही हो रहा था तो इसमें तो नहीं है, और साइज बढ़ने से इसके साथ में कौन आ गया? ग्लोबुलिन भी फिल्टर होना स्टार्ट हो गया. मींस आउट ऑफ 3 2 आर स्टार्टेड फिल्टरिंग हियर. जब दो प्लाज्मा प्रोटीन एक साथ फिल्टर हो रहे हैं तो इसको हम सेलेक्टिव नहीं बोल सकते. नाउ इट इज नॉट सेलेक्टिव. सेलेक्टिव मींस एनी वन. वही इतने सालों में से कोई एक हो तो उसको बोलेंगे सेलेक्टिव. अब इतने सालों में से 2 3 4 हो जाएंगे तो सेलेक्टिव नहीं है, फिर उनको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव. सो इन ग्रेड 2 या +2 इंजरी द पर्सन विल हैव नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. यहां पे क्या होगा? नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया. बट वन मोर पॉइंट जो ऐड करना वो है, द लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज स्टिल लेस देन 3.5 ग्राम पर डे. जब हम +2 इंजरी पढ़ते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस कितना होगा यूरिन में? लेस देन 3.5 ग्राम पर डे. दैट इज कंसीडर्ड सेकंड इंजरी या फिर +2 इंजरी या मॉडरेट इंजरी. याद रहेगा, दो ही पॉइंट है. वन इज नॉन सेलेक्टिव. व्हाई इज नॉन सेलेक्टिव? बिकॉज़ टू प्लाज्मा प्रोटीन आर फिल्टर्ड टुगेदर. अगर एक ही होता तो हम बोलते हैं सेलेक्टिव. नेक्स्ट, हो गया यहां तक? दो ग्रेड कंप्लीट. ग्रेड थर्ड. सो अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अभी तक ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है. अकॉर्डिंग टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज more than 3.5 gram. It is less than 3.5 gram. इसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं बोल सकते. It is not nephrotic syndrome. It is only the grade 2 या +2 injury of the nephron. In grade third or severe injury, grade third or severe type of injury, now the size of the pollen is increased. Now the size of the pollen is more and more larger. And जब इतना बड़ा होगा तो अगेन यहाँ पे कौन लॉस होगा? एल्बुमिन, उसके साथ में ग्लोबुलिन. फिब्रिनोजन मैंने बोला it is not important and it is very small. उसका कोई रोल नहीं यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट दो आपके एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. साइज बहुत बड़ा होने की वजह से द लॉस ऑफ द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज वेरी फास्ट. बहुत जल्दी जल्दी क्विकली लॉस होगा कंपेयर टू प्रीवियस वन. एंड इस वजह से यहाँ भी कौन सा टाइप का लॉस होगा? नॉन सेलेक्टिव लॉस ऑफ प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन यूरिया. बट इन दिस कंडीशन द प्रोटीन लॉस इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, एंड दैट्स व्हाई ग्रेड थर्ड और +3 इंजरी इज नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. तो याद रहेगा, इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सी इंजरी होती है? तो +3. डिफरेंशिएशन कैसे होगा दोनों का? +2 +3 का. +1 तो इजी है, वहां पे सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा तो वो +1. नॉन सेलेक्टिव दो में हो रहा है आपका दिस +2 एंड +3. डिफरेंशिएशन अगर 3.5 ग्राम से कम है, इफ इट इज लॉस इज लेस देन 3.5 ग्राम तो वी विल से इट्स +2, एंड इफ इट इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे तो हम बोलेंगे +3. नेक्स्ट, +4. इफ द नेफ्रॉन इज डैमेज्ड मोर एंड मोर और वेरी सीवियर और अबव +4 के बाद +5 +6 +7 कोई भी टाइप की इंजरी है सारी, इसके ऊपर +3 से अबव कोई भी इंजरी है उसकी हम बात कर रहे हैं. When the nephron is damaged at the level of +4 or more, 4 या उससे ज्यादा डैमेज हो गया, in that situation the size of the pollen is larger than the size of RBC. Now the size of the till
क्लियर? यहां तक अगर हम बात करें +3 तक, तो साइज ऑफ द पॉलन इज स्मॉलर देन आरबीसी एंड दैट्स व्हाई आरबीसी इज नॉट फिल्टर्ड हियर. But in case of +4 injury, now the size of this pollen is larger than RBC, and now RBC will easily filtered here. RBC का क्या होगा यहाँ पे filtered होगा, and now the classically symptom is person will have hematuria. Classically person will present with hematuria, and if person is having hematuria with non-selective proteinuria, this is condition which is known as nephritic syndrome. Nephritic syndrome, or we can say glomerulonephritis. So मैं इसको तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे बाद में वैसे भी, बट डिफरेंशिएशन समझ में आ गया इन बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रिक सिंड्रोम. यहाँ पे हेमेचूरिया क्यों हो रहा है और प्रीवियस वन में हेमेचूरिया क्यों नहीं हो रहा, दोनों का डिफरेंशिएशन क्लियर. These are the +1, +2 and +3 level of injuries. Clear? So मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे. हैं? अरे लास्ट का बाद में पढ़ेंगे. क्या हुआ? So +1 injury. +1 injury जहाँ पे साइज ऑफ द पॉलन इज वेरी लिटिल बिट इंक्रीज कंपेयर टू नॉर्मल साइज, सो वहां पे सिर्फ किसका लॉस होगा? एल्बुमिन का. इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव लॉस, एंड लॉस इज वेरी माइल्ड अमाउंट, ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे. जब हम बात करें +2 की या ग्रेड 2 की, साइज ऑफ द पॉलन इज इंक्रीज, एंड यहाँ पे जो साइज होगा वो रहेगा जो आपका +1 है उससे ज्यादा, और इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस भी ज्यादा होगा. प्लस कंपेयर टू सेलेक्टिव यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव यानी एल्बुमिन ग्लोबुलिन बोथ आर स्टार्ट फिल्टरिंग हियर. जब हम +3 की बात करेंगे तो वहां पे बहुत बड़ा साइज हो गया, जिससे एक्सेसिव लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होगा, उसकी वजह से मोर देन 3.5 ग्राम पर डे प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा. आप लोगों को क्यों ब्रेक बंद करना है? आपको क्या खत्म हो गया? जब ये बोर्ड स्टार्ट हो जाता है फिर खत्म नहीं होता है कभी, सो इसलिए आप लोगों को बेग का आवाज आना चाहिए. नाउ व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन लॉस इज मोर देन 3.5 ग्राम, देन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर हाइपोप्रोटीनेमिया. ऑब्वियसली ब्लड में क्या हो जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज, हाइपोप्रोटीनेमिया. आज हमने ऑलरेडी बात किया था जब हम ऑस्मोसिस पढ़ा था, याद होगा. प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ osmotic and oncotic, जो osmotic pressure है उसको मेंटेन. नाउ प्लाज्मा प्रोटीन इज रिड्यूस्ड, सो osmotic pressure will also reduce, and osmotic pressure is a pulling pressure of the water. नाउ पुलिंग प्रेशर लो तो वाटर का जाएगा बाहर, जो आपका पुशिंग प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से पर्सन विल हैव क्लासिकली एडिमा, एंड इट्स अ पिटिंग टाइप ऑफ जनरलाइज्ड एडिमा. पिटिंग एंड जनरलाइज्ड एनासार्का, जिसको आप बोलते हैं एनासार्का ऑफ एडिमा. देन थर्ड जो क्लासिकल सिम्पटम है वो है हाइपर लिपिडेमिया. व्हाई पर्सन इज हैविंग हाइपरलिपिडेमिया इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? किसका ब्रेकडाउन? तो लाइपोप्रोटीन क्या करेंगे फिर? प्रोटीन बनाने के लिए. ओके, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म्ड इन अ डे इन आवर बॉडी, एक दिन में कितना प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में बनता है? आपके पेशेंट में 3.5 से ज्यादा लॉस होने पे बॉडी में क्या हो रहा है? हाइपोएल्बुमिनेमिया हो रहा है. सो अगर 3.5 या उससे ज्यादा बंदा होता तो शायद ऐसा नहीं होता. क्या ऐसा कुछ है? सो अगर हम बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल फॉर्मेशन की बात करें, लेवल की बात करें, तो जो पीछे वाले बोल रहे हैं तो एब्सोल्युटली राइट, दैट इज नियर बाय 10 to 12 ग्राम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म्ड इन अ डे इन आवर बॉडी. बट क्वेश्चन ये है कि 10 to 12 बन रहा है और लॉस इज ओनली 3.5 ग्राम पर डे, देन व्हाई पर्सन इज हैविंग हाइपोएल्बुमिनेमिया? जब इतना बन रहा है, अभी भी 8 बचा हुआ है या 7-8 के समथिंग ग्राम बचा हुआ है, एंड नॉर्मल अमाउंट इज ओनली नियर बाय 6 to 7 ग्राम परसेंट इन आवर बॉडी, then why person is having hypoalbuminemia in case of nephrotic syndrome? So this is assignment for you for the tomorrow class. कल पढ़ के आना है कि क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे.